थोड़ा सा, है ना, इंफॉर्मेटिव सेशन है आज का और कल का 2 दिन का। और ये है हमारे पर्यावरणीय अधिनियम, पर्यावरण अधिनियम। ओके, आज है बच्चों पार्ट 2। चलिए करें। कल कहाँ तक हो गया था लास्ट? कोस्टल रेगुलेशन जोन हमने कर लिए थे बच्चा। ठीक है, मैं नहीं होगी। सब्जेक्ट भी कई बार क्या होता है ना, एनवायरमेंटल इकोलॉजी हम जितना समझते हैं कई बार उससे ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो ये इंफॉर्मेटिव सेशंस रहेंगे आज का और कल का। थोड़ा जैसा बनाया है मैं उसको वैसे ही पढ़ाने की कोशिश करूंगा आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये से क्वेश्चन आता है बच्चा, तो आपको इसका नॉलेज भी होना चाहिए। तो कल वाला आपको पीडीएफ मिल गया, करंट अफेयर वाला पीडीएफ मिला आपको? मुझे एक बार जरा बताना, जून 2025 करंट अफेयर का पीडीएफ मिल गया आपको? मैंने अपलोड करा दिया था बच्चा। जून 2025 का पीडीएफ मिला आपको या नहीं मिला? लिखवाने वाला रहेगा। मिल गया था, ओके। तो आज फिर आपको, तो जुलाई का भी तैयार हो गया, थोड़ा बड़ा है, जुलाई के अंदर ज़्यादा खबरें भी थी। तो अराउंड 63 पेज का है ये पूरा जुलाई का, आपके सामने करंट अफेयर का कंटेंट तैयार हो गया। ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री के ऊपर रूल्स आए हैं। देखो ये एग्रो फॉरेस्ट्री ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने, कृषि वानिकी, उसके ऊपर सरकार ने मॉडल कानून लेके आई, रूल्स लेके आई है, उसके ऊपर बात करेंगे। ये सारी चीज़ें पढ़ना आप इसको। डिजास्टर कम्युनिकेशन सिस्टम आया है इंडिया में, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद पोलर कोल्ड वेव है ना, तो दक्षिण अमेरिका में, और है ना वहाँ पे काफ़ी इन दिनों ये चर्चा में रही। ओके, उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट कवर है, एक स्पीसीज, पेड़ की कोई नई स्पीसीज थी वो खोजी गई है। तो जैसा यूपीएससी पूछता है करंट अफेयर में, लगभग वैसा ही है ना। ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, अर्थक्वेक रिस्क के ऊपर ये आपका टॉपिक है। तो इस तरीके से पूरा आपको ये जुलाई वाला भी मिल गया। कल का जब सेशन होगा, कल वाले सेशन के साथ आपको अगस्त वाला भी मिल जाएगा। ओके, ठीक है, दैट्स ग्रेट। तो ये पढ़ते रहना बच्चा, बाद के लिए मत छोड़ना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, बाद के लिए जितना छोड़ोगे उतना पछताओगे। बाद वाला कुछ भी नहीं होता इस एग्जाम के अंदर, बाद वाला कुछ भी नहीं है बच्चा, जो भी है यही है। अभी करना है साथ के साथ, थोड़ा मेहनत लगेगा लेकिन करते रहना बच्चों, ठीक है। अब तो अभी तक हम क्या कर चुके हैं बच्चा? अभी तक हम कर चुके हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 कंप्लीट हो गया हमारा। ओके, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कौन सा बच्चा? 1986 हो गया हमारा। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी हो गई हमारी 1988, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी हो चुकी है 1988 वाली। उसके बाद बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट हो गया बच्चा, याद है कल ही करा था हमने ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 हो चुका है हमारा। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 भी हो चुका है। अच्छा, कौन बच्चा बताएगा फॉरेस्ट राइट एक्ट में कितने प्रकार के अधिकार दिए गए हैं? कोई एक बच्चा बताएगा मुझे, कितने प्रकार के अधिकार है, कितने प्रकार के राइट्स है यहाँ पे? राइट्स को कौन बताएगा, देखते हैं किस बच्चे को याद है, कमेंट सेक्शन में बताओ तब तक। उसके बाद हमने बच्चा कोस्टल रेगुलेशन जोन हमने करे थे 1990s में आए, फिर 2011, फिर फर्दर उसमें संशोधन हुआ। हम्म, 4 प्रकार के अधिकार थे। वेल डन संदीप, ग्रेट है ना, वेल डन, वेल डन बच्चा। हाँ, ये मोटी मोटी बातें याद रखनी है। अच्छा, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट में हमने कितने स्तरीय प्रावधान किए हैं? कौन बच्चा बताएगा कितने स्तरीय प्रावधान किए हैं? ओके, वेल डन। कितने स्तरीय प्रावधान किए बच्चा हमने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट में? हाँ, 3 स्तरीय प्रावधान किए थे। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी थी उसमें हमारी, पहला थी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, और बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी जो पंचायत और नगर पालिका के लेवल पर थी। वेल, आपको इसका मतलब पढ़ रहे हो। अच्छा, आप मुझे बताओ, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अंतर्गत हमने ओवरऑल इंडिया के, ओवरऑल कितना हमारा फॉरेस्ट होना चाहिए, और हिली एरिया में कितना फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए, बताओ। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो पूछी थी, ओवरऑल भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन और वृक्षावरण होना जरूरी है, और हिली एरिया में कितने पे है? 1/3 एंड 2/3। बेहतरीन, लाजवाब, 1/3 और 2/3 है। अच्छा, मुझे ये बताओ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कुछ स्टैट्यूटरी बॉडीज को स्टैब्लिश किया था। स्टैट्यूटरी बॉडीज थी बच्चा हमारी, कुछ वैधानिक संस्थाएं थी, कुछ वैधानिक निकाय थे। 2-3 के नाम बता सकते हो क्या आप? कुछ वैधानिक निकाय हमने जो एस्टेब्लिश किए, क्या आप कुछ 2-4 के नाम बता सकते हो? 2-4 के नाम बता सकते हो? वेल डन, बहुत बढ़िया बच्चा। NBWL, वेल डन सपना। CZA, वेल डन। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ हो गया, प्राइम मिनिस्टर जिसके चेयरमैन। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जिसके चेयरमैन कौन होते हैं? एनवायरमेंट मिनिस्टर होते हैं। सेंट्रल जू अथॉरिटी था, यस। और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, अगर आपको याद हो, यस 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 यस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। NBWL आपने बताया, उसके बाद नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बताया, सेंट्रल जू अथॉरिटी बताया, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। अच्छा, ये 1972 का जो एक्ट है, इसके तहत हमारे जो प्रोटेक्टेड एरियाज है, कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज बताओगे? किस प्रकार के प्रोटेक्टेड एरियाज है बच्चा? प्रोटेक्टेड एरियाज, कुछ प्रोटेक्टेड एरिया के नाम याद है आपको? संरक्षित क्षेत्र, कौन बच्चा बताएगा? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, यस प्रियांशी, वेरी गुड बच्चा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थे, नेशनल पार्क्स थे, है ना,
कम्युनिटी रिजर्व थे और कंजर्वेशन रिजर्व। यस, वेल डन, वेल डन, बहुत बढ़िया। ओके, मतलब कुछ कुछ आपके दिमाग में सेट तो बैठ ही रहा है। हाँ, अच्छी बात है। चलो, आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट बॉडी है बच्चा हमारा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये हमारी एक बॉडी है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये क्या बोर्ड है ना, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट है बच्चा, मैंने आपको जैसे बताया था, ये बना था बच्चा 1974 में, 1974 हुआ क्या था अगर आपको याद हो, हमारा जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम था। अगर आपको याद हो, जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम, जिसको मैंने वाटर पोल्यूशन एक्ट बोला था, निवारण व नियंत्रण अधिनियम 1974 आया था बच्चा, 1974। एक वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम भी आया था, वायु प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम भी आया था बच्चा, एक 1981 में आया था, ये 1981 में आया था बच्चा। ओके, फिर हमने इन दोनों को बाद में बोला, बहुत सारे कानून है हमारे पास, एक सिंगल कानून लेके आते हैं, अम्ब्रेला लो। फिर आया था हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, लेकिन 1986 से पहले ये काम कर रहे थे। तो हमारा जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसकी स्थापना हमने इस अधिनियम के तहत की थी, इसके 1974 वाले के तहत हमने क्या बनाया था, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। फिर हमें लगा यार अलग अलग 10 बोर्ड थोड़ी ना बनाएंगे, बाद में क्या आया, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम भी आया। तो इसको स्थापित तो हमने इस एक्ट के तहत किया, लेकिन इसको बाद में जब ये वाला एक्ट आया, इस वाले एक्ट से इसको एक्स्ट्रा पावर मिली, समझ गए ना, बूस्टर डोज मिल गई। तो स्थापना इसके तहत हुई और शक्तियां इससे और इससे, इन दोनों से प्राप्त हुई, इसको सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ओवरऑल ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या करता है बच्चा, पूरे देश के अंदर जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, उसकी निगरानी करना है ना, उस क्षेत्र में जितने भी काम करना, जितने भी उपाय करना है, क्या प्रयास किए जा रहे हैं, सबके सब यही देखता है बच्चा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो इसकी स्थापना 1974 में की गई थी, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम के तहत। अच्छा, कई बार जैसे याद करने की कुछ छोटी छोटी ट्रिक होती है, कई बार आदमी सोचता है पहले वायु अधिनियम आया था या जल अधिनियम आया था। अभी तो आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो आपको याद हो गया, लेकिन 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपको लगेगा भूल गए पहले वायु अधिनियम आया था या जल अधिनियम आया था। तो इसका सिंपल सा कोड है बच्चा, एक शब्द आपको पता ही है, जलवायु। जलवायु शब्द आपको पता है ना, तो जलवायु में पहले क्या है, जल, तो जल अधिनियम पहले आया, वायु में क्या है, वायु, तो वायु अधिनियम बाद में आया। तो बस ये याद रखना, जलवायु से याद रखना, जल अधिनियम पहले आया, वायु अधिनियम बाद में आया, ठीक है। तो स्थापना 1974 वाले एक्ट के तहत हुई, लेकिन बाद में इसको अतिरिक्त शक्तियां, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम के तहत इसको कुछ और शक्तियां और जिम्मेदारियां सौंपी गई। काम क्या करता है, पूरे देश के अंदर इसका काम क्या है, पूरे देश में वायु और जल प्रदूषण की निगरानी, रोकथाम और नियंत्रण। अब जल प्रदूषण कहां देखेगा बच्चा, जल प्रदूषण कहां होगा भैया, जल प्रदूषण आपकी नदियों में हो सकता है या नहीं, जल प्रदूषण आपकी झीलों में हो सकता है, जल प्रदूषण आपके झरनों में हो सकता है, मतलब जो भी आपके देश में आर्द्र भूमि है, आपके देश के अंदर जो भी वाटर बॉडीज है बच्चा, उन सब वाटर बॉडीज के अंदर ये क्या कर रहा है, पॉल्यूशन की निगरानी, सैंपल कलेक्ट करना, कैसे रोका जा सकता है और उस पर नियंत्रण करने का काम इसी का ही है, चाहे वायु हो और चाहे जल। याद रहेगा आपको भाई, यूपीएससी आपको ऐसी कोई लाइन बना दे कि इसका कार्य देश के अंदर झरनों के, कुओं के वाटर सैंपल लेने का है, आप सोचोगे झरने और कुएं के वाटर सैंपल क्यों लेगा, तो ये नहीं लेगा तो कौन लेगा, इसी का ही काम है सारा का सारा, ठीक है। हाँ, तो इसका मुख्य कार्य वैज्ञानिक अध्ययन भी करना है बच्चा, साइंटिफिक स्टडीज करना है, रेगुलेशन करना है। ऐसे स्टेटमेंट देता है यूपीएससी कि यह वैज्ञानिक अध्ययन नहीं करता, करता है, ये वैज्ञानिक अध्ययन भी करता है बच्चा, और प्रवर्तन के माध्यम से पूरे भारत में पर्यावरण की गुणवत्ता की निगरानी करना, उसके क्षरण को रोकना, और वायु और जल, इसके जितने भी निकाय है, जल के जो भी निकाय है, दोनों के प्रदूषण को नियंत्रित करने का काम सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है बच्चा। उस एक्ट के तहत स्थापित हुआ, इस एक्ट से इसको एक्स्ट्रा पावर मिली। बताओ याद रहेगा आप लोगों को ये, बताओ बच्चों, ये सीपीसीबी याद रहेगा या नहीं रहेगा, बताइए जल्दी से मुझे। करंट अफेयर में आती रहेगी, है ना, जैसे सेंट्रल लेवल पे तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, और राज्य के स्तर पे बच्चा स्टेट है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, राज्यों के स्तर पे भी बनाए गए हैं। और अब एक चीज बताओ, जब सेंटर वाला जो काम कर रहा है, राज्य वाला कोई नए काम थोड़ी ना करेगा, वही काम स्टेट लेवल पे कौन कर रहा है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है। और एक आपको एक चीज और बता देता हूँ, जैसे हमारा एक जान पहचान वाला है स्टेट, जैसे यहाँ पे लाइन लिखी हुई है ना, ये वैज्ञानिक अध्ययन करना कैसे करते हैं, मतलब वैज्ञानिक अध्ययन का काम कैसे, जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसी में हमारा एक रिलेटिव, मतलब दूर का रिलेटिव है, नजदीक का नहीं है, वो काम करता है। तो वो बताता रहता है कई बार कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर के साथ हमारा टाई अप है, कोई केमिस्ट्री वाला प्रोफेसर है, समझ गए, कोई बायोलॉजी वाला प्रोफेसर है ना, वो आते रहते हैं एक्सपर्ट सर्विसेज के लिए, हमने उनको टाई अप किया हुआ है। तो इस प्रकार से क्या है, वो बहुत सारे साइंटिस्ट के साथ, है ना, साइंटिस्ट के साथ इनका क्या रहता है, कोलैबोरेशन रहता है। बहुत सारी, कोई सपोज करो इनको कोई बॉडी बनानी है, उस बॉडी में क्या डाल देंगे, किसी एक प्रोफेसर को डाल देंगे किसी यूनिवर्सिटी के, भाई पिलानी, बिट्स पिलानी यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर है, उसको लेके आ गए, राजस्थान यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर है, अच्छा जिसका नाम है केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, उसको लेके आ जाएंगे। तो वो फिर क्या होगा, वो अपनी जो अकेडमिक्स है, अपना जो अध्ययन है, उससे उनको क्या मिलेगा, सपोर्ट मिलता है अपने कार्य को कंडक्ट कराने में। तो इस तरीके से ये वैज्ञानिक अध्ययनों का कार्य भी इसका होता है, ठीक। चले, अब हमारा आता है नेक्स्ट है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बच्चा। देखो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 6 प्रकार के वेस्ट होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो 6 प्रकार के वेस्ट है बच्चा, एक एक करके मैं आपको सारे वेस्ट के नाम दिखाता हूँ, कौन कौन से वेस्ट होते हैं इसके अंदर, है ना। पहला होता है इसके अंदर प्लास्टिक वेस्ट, पहला टाइप का वेस्ट, मतलब सॉलिड वेस्ट के अंदर किसको शामिल करते हो, पहला वेस्ट है प्लास्टिक वेस्ट। दूसरा वेस्ट है जो आपका ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, ई कचरा है। तीसरा वेस्ट है आपका बायोमेडिकल वेस्ट हो गया, ओके। चौथा है आपका हैजार्डस वेस्ट,
ओके, वेस्ट की कैटेगरी बता रहा हूं बच्चा आपको। पहला वेस्ट कौन सा है? प्लास्टिक। दूसरा कौन सा है? ई कचरा। तीसरा कौन सा है? बायोमेडिकल कचरा। चौथा कौन सा है? खतरनाक हजार्डस वेस्ट। पांचवा है कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट। पांचवा ये है। और छठा आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया। छठा आपका क्या होगा? ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम। तो ये आपके अलग अलग टाइप के वेस्ट है बच्चा, हमें सारे पढ़ने हैं। यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूपीएससी ने इस पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, और यूपीएससी ने इस पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप पीवाईक्यूज उठा के देखना, आएगा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के बारे में पूछेगा। ई कचरा जो आपके रूल्स के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कैसे सरकार इनको कंट्रोल करने के प्रयास कर रहे हैं। तो इन तीनों पे क्वेश्चन आया हुआ है। इस पे क्वेश्चन नहीं आया अभी तक। निर्माण और विध्वंसक अपशिष्ट, इस पे भी नहीं आया अभी। इन दोनों पे तो नहीं आया, इस पे इन सब पे क्वेश्चन आया है बच्चा। ठीक है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आपको छोड़ना है, जो आपको याद रखना है रख लेना, नहीं रखना है मत रखना। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको ये बताना है कि इन पे क्वेश्चन आते हैं, और अगर आप इस क्लास में इसको नहीं पढ़ोगे फिर आप इसको कहां पढ़ोगे? खुद से पढ़ोगे तो समझ में भी नहीं आएगा, है ना? वो करंट अफेयर में आएगा फिर। और क्लासरूम में जो आपको टीचर सबसे बेहतरीन तरीके से सारे कंसेप्ट समझा सकता था, वहां आप अगर थोड़े से, है ना, रेजिस्ट होकर पढ़ोगे तो फिर समस्या आएगी। ठीक है, इनसे मुख्य परीक्षा पे भी प्रश्न आ सकते हैं। इनफैक्ट जब आप इंटरव्यू में होंगे, सपोज करो पोल्यूशन वाला कोई मुद्दा छिड़ गया, और इंटरव्यू में अगर आपको कुछ भी बोलना है, क्या बोलोगे? हवाबाजी करोगे? एटलीस्ट अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, 5 इन रूल्स के बारे में भी बोल दोगे, नहीं पोल्यूशन का प्रॉब्लम है लेकिन हमारे पास ये रूल है, दूसरा रूल है, तीसरा रूल है, चौथा रूल है, पांचवा रूल है, ये प्रोविजन कर रखे हैं। तो फील लाइक कि हाँ आपका एकेडमिक्स बहुत स्ट्रांग है, ये आपको अंदर से ताकत देगा। आपको क्या लगता है इंटरव्यू की तैयारी अलग से होगी? नहीं सॉरी, इंटरव्यू की तैयारी बच्चा कभी अलग से नहीं होती। आपने जो पढ़ा हुआ है बस उसी पे कमांड करना होता है इंटरव्यू में। तो इसलिए पढ़ाई की गुणवत्ता का स्तर हम अच्छा रखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये आ गया हमारा अपशिष्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है 2016। भाई अपशिष्ट प्रबंधन का मतलब क्या है? अपशिष्ट प्रबंधन से क्या मतलब है? टेक्निकल शब्द समझना। व्हाट इज वेस्ट मैनेजमेंट? कहता है इसके अंतर्गत वो सारी गतिविधियां और वो कार्य शामिल किए जाते हैं जिसमें कोई भी कचरा है उसका प्रोडक्शन कहां पे हो रहा है। भाई आपके घर से कचरा निकल रहा है ना, तो हमारा घर कचरे का प्रोडक्शन सेंटर है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज से कचरा निकल रहा है, तो इंडस्ट्रीज भी प्रोडक्शन सेंटर है, यानी कि जहां से उसका उत्पन्न हो रहा है। और फाइनली जब तक उसका निपटान नहीं हो जाता, निपटान का मतलब हमने उसको ऐसे रूप में नहीं बदल दिया, या तो उसको हम ऐसे रूप में बदल दे कि वो गैर हानिकारक हो, या हम उसको पूर्णतः समाप्त कर दे। तो वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर क्या है? कचरे को, है ना, उसके शुरू से लेकर उसके निपटान तक के प्रबंधन के जो अप्रोच है उसको हम बोलते हैं वेस्ट मैनेजमेंट। तो सबसे पहले कचरा क्या करेंगे? भाई आपके और हमारे घर पे कचरा पैदा हुआ, या किसी इंडस्ट्री पे कचरा पैदा हुआ, पहले सबसे पहला स्टेप क्या है? उस कचरे को कलेक्ट करना। उस कचरे को इकट्ठा करेगा गाड़ी वाला, या घर से कचरा निकाल, कलेक्ट हो गया। अब फिर वो गाड़ी वाला चला जाता है, परिवहन हो गया। ठीक है, कचरे का कलेक्शन, कचरे का परिवहन। अब परिवहन के बाद उसके साथ दो चीज हो सकती है बच्चा, या तो अगर हम उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, भाई रिसाइकिल हो सकता है, वो दोबारा से इस्तेमाल आने वाले फॉर्म में जा सकता है वो, ठीक है, या उसको पूर्णतः समाप्त करना होगा कि वो ऐसा कचरा है बार बार इस्तेमाल में नहीं लिया जा सकता, उसको पूर्णतः डिस्ट्रॉय करेंगे। तो कलेक्शन करना, ट्रांसपोर्टेशन करना। तीसरा क्या है? उपचार करना। उपचार का मतलब उसका ट्रीटमेंट करके क्या वास्तव उसको नए तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है क्या? भाई जैसे आपका वाटर पॉल्यूशन हो गया, सपोज करो वाटर के अंदर बहुत सारा वेस्ट है, हमने क्या किया? उस वेस्ट को वाटर से निकाल दिया, इस वेस्ट को हमने निकाल दिया, और वाटर का हमने क्या कर दिया? ट्रीटमेंट कर दिया। इसमें जो भी केमिकल डालने थे इससे सारी इंप्योरिटीज हटा दी, और ट्रीटमेंट करने के बाद हमने इसको रीयूज कर लिया। यस, होता है, दिल्ली में ऐसा हो रहा है। वही सीवरेज वाला पानी क्या होता है? बहुत सारे क्षेत्रों में सीवरेज वाला पानी, यस बिल्कुल, सीवर की लाइन है ना, उसमें जो पानी जा रहा है, या कहीं से कोई वेस्ट वाटर है, उस वेस्ट वाटर को लाएंगे, और उस वेस्ट वाटर को बाद बहुत सारे स्टेप में उसको प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करने के बाद वापस से नल के जरिए हमारे अंदर। तो ये ट्रीटमेंट है, और उसका समुचित क्या करना है? डिस्पोज ऑफ करना है। 4 स्टेप है किसके बच्चा? कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, उसका उपचार और निपटान। ये 4 शब्द आपकी जुबान पर आने चाहिए। व्हाट इज वेस्ट मैनेजमेंट? वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? कचरे के, जहां से कचरा उत्पन्न होता है और फाइनली उसके निपटान तक के सारे हमने लेवल्स को शामिल किया है, जिसमें कचरे का संग्रहण, कचरे का परिवहन, कचरे का उपचार और कचरे का निपटान, ये शामिल होता है। याद रहेंगे शब्द, कीवर्ड्स है बच्चा, ये दिमाग में छप जाने चाहिए। कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट एंड उसका डिस्पोजल। बोलो बोलो एक बार चारों शब्द बोलो, इनको चारों शब्द बोला, चारों शब्द बोलो, दिमाग में छप गए सर। जब भी वेस्ट मैनेजमेंट की बात आएगी ये 4 शब्द हमारे दिमाग में आएंगे, संग्रहण, परिवहन, उपचार और निपटान। बोलो बोलो जल्दी मुझे चारों शब्दों के बारे में। अच्छा अगर मैं आपको बोलूं, आपको वो सारे शब्द याद है क्या? ओपन डंपिंग, ओपन डंपिंग, है ना, लैंडफिल, लैंडफिल, सैनिटरी, सैनिटरी, लैंडफिल। किन किन बच्चों को याद है बताओ? इंसिनरेशन, इंसिनरेशन, पायरोलाइसिस, बोलो ये सारे स्टेप्स याद है? कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग, बोलो बच्चा, पढ़ाया हुआ है मैंने आपको, ये नहीं पढ़ाया हुआ है सब कुछ? हाँ हाँ, संग्रहण, परिवहन, उपचार और निपटान, हाँ बस। तो अगर आप उसका उपचार या निपटान करेंगे, है ना, निपटान अगर करना है तो निपटान के सारे मेथड आपको पता है क्या किया जा सकता है उसका? या तो उसको जलाया जा सकता है, या उसको खुले में छोड़ा जा सकता है, या खड्डे खोद के दाबा जा सकता है उसके अंदर, या उसके ऊपर वो सीमेंटिंग करके फिर डाल के उसके ऊपर से बंद करना होगा। तरीके वही है बच्चा। ओके, और अगर आपको याद हो उपचार कर रहा था हमने, याद है क्या उपचार करने के तरीके क्या थे? बायो रिमेडिएशन, याद था? बायो रिमेडिएशन की बहुत सारी टेक्निक थी, बायो वेंटिंग, बायो स्पार्जिंग, भूले तो नहीं ना आपने? उपचार, भाई उपचार का मतलब क्या है? रिमेडिएशन, ट्रीटमेंट, सब पढ़ा हुआ है आपका, सब आपका पढ़ा हुआ है। और फिर हमने क्या बोला था? जिसका उपचार वगैरह नहीं किया जा सकता फिर उसको निपटाना पड़ेगा, और निपटाने के तरीके आपको सब पता है। ठीक है, हाँ, मतलब ऐसा मत सोचना कि सर पुरानी चीजों को भूलना नहीं है बच्चों, सब आपको पढ़ा हुआ है।
तो अब ये कहता है कि अब आपके पास 3 आर है बेसिकली, वैसे तो हमने उधर 4 आर भी पढ़े थे, यहां 3 आर मेन है। रिड्यूस, जितना कचरा हो सके कम पैदा करो। रीयूज, बार बार इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट यूज कीजिए। और रिसाइकिल, जो आपके पास लगता है कि वो बाद में रिसाइकिल किया जा सकता है और पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है, आप उस अप्रोच पे हमें काम करना है। तो अपशिष्ट के अंतर्गत हम 3R वाला कंसेप्ट लेते हैं, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। याद है आपको, लिखवाया था मैंने, सब कराया हुआ है ना? वेल डन, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया, सब पढ़ा हुआ है आपको। फिर यहां पे एक सिद्धांत है बच्चा, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। जब हम अपशिष्ट का निपटान करते हैं ना, तो हमने एक अप्रोच को अपनाया हुआ है, 3P अप्रोच है बच्चा, ये 3P अप्रोच है। व्हाट इज दिस 3P अप्रोच? इस 3P अप्रोच में क्या कह रहे हैं हम, जिसने पैदा किया, पॉल्यूटर मतलब जो उसका उत्पादक है, वही क्या करेगा, उसका निपटान का क्या करेगा बच्चा, भुगतान करेगा उसमें जो भी आया। सपोज करो कोई इंडस्ट्री है, ये कोई पोल्यूशन या कोई अपशिष्ट कुछ भी पैदा कर रही है, तो इसको क्या करना होगा, इसकी जो उसके ट्रीटमेंट की, उसके निपटान की जो जिम्मेदारी है, इसके ऊपर डाली जाएगी, क्योंकि ये रायता इसी का फैलाया हुआ है और इसके लिए इसी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। याद आया? तो पॉल्यूटर विल पे, जिसने पैदा किया है वो रायता जिसका फैलाया हुआ है, उसी को समेटने में हेल्प पे करेगा। तो पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल को हमने वेस्ट मैनेजमेंट में इंक्लूड किया है, और जो ये हमारे वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है, इन सब में हमने इस प्रिंसिपल को अपनाया है। यस, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो ये 2016 में आई, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। पहले आए थे हमारे साल 2000 के अंदर, उसको रिप्लेस किया है कुछ नए संशोधन करके, क्योंकि साल 2000 में बचा, आप एक चीज बताओ, उस टाइम पे कोई ई वेस्ट था क्या? नहीं था, नहीं था ना भाई, उतना नहीं था। अभी जितना हो रहा है, अभी जितना ई वेस्ट हो रहा है, तो हमें समय के साथ साथ हमारी क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज हो गई, कंजप्शन का पैटर्न बदल गया, हम बहुत ज्यादा कंजप्शन ओरिएंटेड सोसाइटीज की ओर जा रहे हैं। पहले पूरे घर में एक टेलीफोन होता था ना, और पूरे मोहल्ले में एक होता था, मुझे याद है, पूरे मोहल्ले में एक फोन होता था। किसी का फोन आता था तो बोलते थे भैया अपनी आंटी को बुला के ले आना है ना, अंकल जी कहीं गए हुए असम में या साउथ इंडिया में, बोले थे आधे घंटे बाद कॉल करेंगे भाई, बुला के ला देना घर से किसी को। हम जाते थे है ना, बुलावा लेके, फिर वो आंटी आ जाती थी, हाँ फोन तो नहीं आया, नहीं आया आंटी जी, बैठ जाओ। तो मोहल्ले पड़ोस में एक टेलीफोन होता था, फिर हर घर में टेलीफोन होना शुरू हो गया। मोहल्ले पड़ोस में पहले एक टीवी होता था, एक ही के घर में बैठ के सब टीवी भी देखते थे, ठीक है। हालांकि उस टाइम पे कुछ लात घुसे भी चल जाते थे, वो बात अलग है, आगे कौन बैठेगा पीछे कौन बैठेगा, जिसके घर में देख रहे हैं उनकी कुर्सी आगे लगती थी, वो सारा चीजें भी थी। फिर हर घर में टेलीफोन आ गया, हर घर में टीवी आ गया, फिर हर घर से हर कमरे में टीवी, हर कमरे में टेलीफोन आ गया, फिर हर एक आदमी के पास मोबाइल फोन आया, फिर एक मोबाइल फोन से काम नहीं चला, एक एक आदमी दो दो मोबाइल फोन लेके घूम रहा है। ओके, पहले एक ईयरफोन होता था, एक ईयरफोन से अलावा अब 2-3 ईयरफोन हो गए। पहले घर में एक चार्जर से काम चल जाता था। ओ, पहले अलग अलग चार्जर भी आते थे भाई, उसमें बटन वाले फोन का अलग पिन लगता है उसमें। तो समय के साथ साथ ये ई वेस्ट बढ़ता ही चला गया, लाइफस्टाइल चेंज हो गई, तो कचरा हमने ज्यादा करना शुरू कर दिया। और क्योंकि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता गया बच्चा, अर्बनाइजेशन बढ़ता गया, लोगों की थोड़ा इनकम बढ़ती चली गई, एक नया कल्चर आ गया बच्चा, एक कल्चर आ गया थ्रो अवे, थ्रो अवे कल्चर। थ्रो अवे कल्चर आ गया बच्चा, मतलब इस्तेमाल करो और फेंक दो। पहले हमारे घरों के अंदर बताओ, देखो पुराना बनियान होता था ना, अरे बनियान पिताजी पहनते थे, बड़े भैया पहनते थे, या हम, वो जब तक पहनते थे वो पूरा पहना जाता था, फिर उसमें पीछे कुछ छेद भी हो जाते थे बनियान के अंदर, बड़े बड़े छेद हो जाते थे, फिर भी उसको पहनते रहते थे, अरे अंदर ही तो पहन रहा है, कौन देख रहा है बाहर से। और जब ऐसा लगता था कि भाई नहीं, किसी दिन धोते धोते ही उंगली फंस गई, पूरा बनियान खराब हो गया, फिर उसको कैंची से काटा जाता था, कैंची से काटने के बाद फिर घर के अंदर साफ सफाई में इस्तेमाल किया जाता था उसको। तो जब तक बनियान अपनी अंतिम सांसें घर में ही ना तोड़ दे, तब तक हम उसको घर से बाहर थोड़ी ना फेंकते थे। तो पहले पहले ये वाला था, अब थ्रो अवे वाला कल्चर हो गया। कुछ लोगों की इनकम बढ़ गई, मिडिल क्लास काफी अच्छी रेंज में आ गया, सर्विस सेक्टर ग्रो हो गया, लोगों के पास आय आने लगी, थ्रो अवे कल्चर आना शुरू हो गया, कंजप्शन बढ़ने लगा बच्चा। ये होता था पहले। बताओ, था ऐसा या नहीं, बोलिए। तो ठीक है, तो अब चीजें बच्चा बदल गई है ना, कंजप्शन ओरिएंटेड हो गए, ज्यादा वेस्ट का जनरेशन हो गया। तो वेस्ट जनरेशन पहले से काफी ज्यादा हो चुका। तो ये देखो सब जगह कचरा ही कचरा है, सब जगह कचरा ही कचरा है। ये देखो कितना कचरा निकाल रहे हैं हम, कितना प्लास्टिक वेस्ट आ रहा है बच्चा, कितना प्लास्टिक वेस्ट आ रहा है। देखो ऐसे सड़क है, सड़क के किनारे कचरा है, ढेर लगे पड़े। हर शहर की यही हालत है, हर शहर की ये हालत है बच्चा। अब तो गांव मोहल्लों में भी, गांव देहात में भी ऐसे कचरा आने लगा है। इतना सारा कचरा होने का एक रीजन भी है, पॉपुलेशन भी बच्चा थोड़ा बढ़ गई है पहले से। यूपीएससी मात्रा 2 अटेम्प्ट हो गए, कब हो गए भाई ये बताओ, बोलो कब हो गए, क्या बोल रहे हो ये? यूपीएससी अफवाह मत फैलाया करो भाई, है ना। ऐसी कोई खबर नहीं है, ऐसी अफवाह मत फैलाया करो बच्चा। नहीं नहीं, ये रॉन्ग खबर है। नहीं नहीं, हुए नहीं है अभी, अभी ऐसा काम नहीं कर सकता सरकार भाई। यूपीएससी के अटेम्प्ट के साथ छेड़खानी नहीं होगा, डोंट वरी। तो सबसे पहले है ना हाँ नहीं होगा बच्चा, आराम से पढ़ो आप। ये 6 अटेम्प्ट है जनरल कैटेगरी के 6 ही रहेगा, अभी नहीं जाने वाला है कहीं भी। नहीं नहीं नहीं, अभी इतना ही रहेगा बच्चा। दो दो तो इंपॉसिबल है, मतलब आज ही लिख लो, दो कभी भी नहीं होंगे, है ना, आज ही लिख लो। दो कभी भी नहीं होगा, ऐसा है ना, कभी भी नहीं होगा, भूल जाओ इसको, है ना। कितनी कमेटी आ जाओ, ये देश कमेटी की रिकमेंडेशन पे नहीं चलता, इस देश में बहुत सारी चीजें राजनीति से भी निर्धारित होती है, ठीक है। हाँ, कभी भी नहीं होगा बच्चा, इंपॉसिबल है ये। सरकार इसके मैंने इतने सारे प्रकार दिखाए ना बच्चा, इनको समझ लो एक बार। ये सारे जो प्रकार बताए ना, बायोमेडिकल, खतरनाक, ई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, क्या है इनसे मतलब, एक एक करके देखते हैं। ये देखो सबसे पहले होता है बच्चा, जो हमने निर्माण और विध्वंसक अपशिष्ट है। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह निर्माण कार्य चलते रहते हैं बच्चा, है ना, बुलडोजर चल रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, घर बन रहे हैं, है ना, मॉल्स बन रहे हैं, ठीक है, सड़कें बन रही है, रिपेयरमेंट का काम चल रहा है, ये सबका सब भी क्या है, वेस्ट ही है बच्चा।
ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं निर्माण और विध्वंसक वेस्ट, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट की कैटेगरी है ये। देखा होगा आपने सारा वेस्ट। चले, फिर सेकंड टाइप का वेस्ट है प्लास्टिक वेस्ट। आप ऑलरेडी नो, हमने प्लास्टिक वेस्ट की बात की थी। ओके, कितना सारा प्लास्टिक है, पॉलिथीन है, प्लास्टिक की बोतलें हैं, ये सारी चीजें हैं। फिर बायोमेडिकल वेस्ट जानते हो आप, हॉस्पिटल से और मेडिकल इंस्टीट्यूशन से जितना भी वेस्ट आ रहा है उसको बायोमेडिकल वेस्ट की कैटेगरी में डाला गया है हमने। उसके बाद हमने क्या लिखा, खतरनाक वेस्ट है वही जहां पे रेडियो एक्टिव आपके एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, एनर्जी का प्रोडक्शन किया जा रहा है, जो भी किया जा रहा है, रेडिएशन वाला हो गया, ये खतरनाक अपशिष्ट है, इमीडिएटली पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसको खतरनाक अपशिष्ट की कैटेगरी में डाला है। फिर ई वेस्ट आप जानते ही हो, हमारे घर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, टीवी हो, फ्रिज हो, है ना, और उसके बाद वॉशिंग मशीन हो, जो भी जिसमें भी आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम लगा हुआ है, सबका सब क्या है, कंप्यूटर, मॉनिटर, मदरबोर्ड, कैथोड, है ना, ये सबके सब मोबाइल फोन, चार्जर हो गए, सब आपका ईयरफोन हो गया, सब ई वेस्ट की कैटेगरी के अंदर आता है, ये ई वेस्ट हो गया बच्चा हमारा। ओके, अब सबसे बड़ी बात आप कहोगे सर टेंशन क्या है, टेंशन क्या है, टेंशन मैं आपको बताता हूं। एक आंकड़ा देखो बच्चा, आंकड़ा कहता है कि कई रिपोर्ट आ गई है ना, ये रिपोर्ट पिछले साल की है, मैंने कल ढूंढा तो कुछ ज्यादा मुझे नया कोई अपडेटेड डाटा मिला नहीं, 62 मिलियन टन से हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा कचरा पैदा हो गया हो इंडिया में। कहते हैं सालाना, अगर इंडिया की बात करें सालाना, अगर मैं कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट को हटा दूं, समझो जिसमें निर्माण और विध्वंसक वाला वेस्ट अभी शामिल नहीं कर रहा मैं, क्योंकि वो अलग टाइप का वेस्ट है, सालाना इस देश के अंदर बच्चा लगभग 62 मिलियन टन, 62 मिलियन टन क्या होता है बच्चा, कचरा पैदा हो रहा है। भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, इंडिया। अब इस 62 मिलियन टन के अंदर वो कहता है 5.6 मिलियन टन जो कचरा है वो कचरा है प्लास्टिक वेस्ट। समझ रहा, कहानी जो समझा रहा हूं मैं, ये आपको आर्ग्यूमेंट प्रिपेयर करने में ज्यादा हेल्प करेगा। 0.17 ये है बायोमेडिकल वेस्ट, मिलियन टन बायोमेडिकल वाला वेस्ट है। खतरनाक जो अपशिष्ट है 7.90 मिलियन टन है खतरनाक। ओके, उसके अलावा आपका 15 लाख टन है ना, 15 लाख टन का 1.5 मिलियन टन जो कुछ कुछ रिपोर्ट अभी इनके पास आई है, वो है आपका ई वेस्ट है बच्चा, ई वेस्ट है, समझे। ये मोटा मोटा आपका वेस्ट जनरेशन है, जितना इनको आंकड़े मिल पाए। हो सकता है इससे भी ज्यादा देश के अंदर कचरा पैदा होता है ना, अभी आपके और हमारे घरों में पड़ा है, वो पता थोड़ी ना कितना है, आपके घर से भी निकालोगे तो 10 आइटम वेस्ट के निकल जाएंगे। अब ये कहते हैं कि इसमें से, है ना, इसमें से कि 43 मिलियन टन, जो 62 मिलियन टन है उसमें से 43 मिलियन टन एकत्र किया जाता है। 62 में से कितना इकट्ठा किया गया, 62 में से 43 इकट्ठा किया गया, ठीक है, यानी कि 2/3 कलेक्शन हुआ, 2/3 क्या हुआ, इकट्ठा हुआ। समझने की कोशिश करना, इकट्ठा कितना हुआ, 2/3 कहता है। और 11.9 मिलियन टन का उपचार हुआ, इसमें से इकट्ठा कितना हुआ, 43, और 43 में से ट्रीटमेंट सिर्फ कितने का हुआ, 11.9 का। 11.9 43 का कितना है, 1, ये कितना है, 1/4 है, 1/4 है, यानी कि क्या हो गया, 3/4। इस 3/4 का कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। देखो 62 में से 43 ही कलेक्ट हुआ, 62 में से कितना बच गया बच्चा, बताओ, 19 मिलियन टन का तो कलेक्शन हुआ ही नहीं, ये तो ऐसे ही पड़ा है। और जो ये 43 हुआ, इस 43 में से भी केवल कितने का बचा, 11.9 का क्या हुआ, ट्रीटमेंट हुआ, बाकी कितना बच गया इसमें से, 32 मिलियन टन, ये ऐसा कैसे ही पड़ा हुआ है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो 62 में से कितना आ गया, वापस देखो, 62 मिलियन टन में से कितना हो गया बचा, 51 मिलियन टन, कुछ इसका इलाज नहीं है। फिर आगे देखो, आगे की कहानी देखो थोड़ी सी, केवल 75 से 80% नगर पालिका कचरा एकत्र किया जाता है। ओके, और इस कचरे का केवल 22 से 28, केवल 22 से 28% ही क्या हो रहा है, संसाधित और उपचारित किया जा रहा है। यानी कि मोर देन, अगर मैं मोटा मोटा बोलूं, मोर देन 70% वेस्ट जो है वो वेस्ट के रूप में पड़ा हुआ है ना, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। कचरे के पहाड़ बनना शुरू हो गए, समझ गए। अगर मोटा मोटा मैं कहूं, इस देश के अंदर जितना कचरा पैदा हो रहा है, 70% से ज्यादा कचरा वो कचरे के रूप में है, हमारे पास कोई इलाज नहीं है, नो सोल्यूशन। बताओ क्या करोगे आप। हाँ, प्लास्टिक वेस्ट का बच्चा सड़क बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भारत की कहानी है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है बच्चा, इतना सारा वेस्ट जनरेशन हो रहा है, और उल्टा हम बहुत सारा वेस्ट इंपोर्ट भी करते हैं, इंपोर्ट विदेशों से मंगा भी रहे हैं भाई, उल्टा विदेशों से मंगा भी रहे हैं। तो वेस्ट का प्रॉब्लम इंडिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बच्चा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये इसलिए हमारे लिए क्या बच्चा, इसलिए हमारे पास क्या आया, हमें मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि इंडिया जबरदस्त लेवल पे वेस्ट जनरेशन कर रहा है दुनिया में, और हमारी हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत खराब है। अब ये पड़ा है आपके और मेरी नजरों के सामने नहीं पड़ा, लेकिन कहीं पड़ा है, इनके डंपिंग ग्राउंड बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, समय के साथ साथ आपको कचरे के पहाड़ देखने को मिलेंगे। ओके, यू वॉन्ट बिलीव, नेटफ्लिक्स के ऊपर मैंने अभी एक वो देखी थी बच्चा, नेटफ्लिक्स के ऊपर अभी एक कोई वेब सीरीज आई हुई है, वेस्ट जनरेशन के ऊपर आई है, वेस्ट जनरेशन के ऊपर। उस अभी तो काफी, क्योंकि मैंने 1-1.5 साल पहले देखी थी, उतना एग्जैक्ट मुझे डेटा याद नहीं है। डेटा ये है कि ये जो आपकी ये सेल चलती है ना, मिंत्रा पे, अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, ये बहुत ऑनलाइन जो सेल्स चल रहे हैं, और जितने दुनिया भर में कपड़े बन रहे हैं, 200 रुपए, 400 रुपए, 1000 रुपए, मुश्किल से 20% भी परचेज नहीं होता, 20% भी परचेज नहीं होता, 20-30% परचेज होता है, बाकी सब वेस्ट है, बाकी सब वेस्ट है। उसको रिसाइकिल किया जा रहा है, और बड़े बड़े डंपिंग ग्राउंड बन रहे हैं, मतलब कंपनियां काटना पड़ जाता है उनको, समझ गए ना। जो प्रोडक्ट बनाया 100, आप सपोज करो कोई 100 ड्रेस बनाई, उसमें से सिर्फ 20 बिकी, तो 80 को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं वो, ठीक है। तो ये एक, हाँ, ग्लोबल मार्केट हो गई बच्चा, ग्लोबल मार्केट हो गई, अगर कभी टाइम लगे तो देखना, है ना, वेस्ट जनरेशन के ऊपर की। अब देख लो, फिर भी दुनिया में कितना बड़ा इन कंपनीज का प्रॉफिट मार्जिन है,
आप देखो प्रॉफिट मार्जिन कितना जबरदस्त है। इतना सब वेस्ट होने के बावजूद भी ये हजारों लाखों डॉलर्स और बिलियन डॉलर्स के ये प्रॉफिट में रहने वाली कंपनीज है ये। तो बड़ी समस्या है बच्चा, पर्टिकुलरली डेवलपिंग नेशंस के लिए। तो जो नए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आए साल 2016, पहला पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम किया, स्रोत पर अलगाव करो। जहां पे वो कचरा पैदा हो रहा है उस कचरे को दो कैटेगरी में डिवाइड कर लो। जैसे हमारे घर में कचरा पैदा हो रहा है, सपोज करो कल ये मार्कर खराब हो गया, अभी खराब मत होना भाई, है ना, मेरे पास दूसरा नहीं है, ठीक है, या ये खराब हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है दोनों एक तरीके के। तो ये क्या है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इस पे कोई बैक्टीरिया कोई फंजी कोई आके इसको डिग्रेड नहीं कर सकता, ठीक है, नॉन डिग्रेडेबल है। और घर के अंदर जैसे किचन के अंदर हमारी सब्जी थी, है ना, या रोटियां है, या कोई सब्जी काटते समय उनका जो छिलके वगैरह है वो क्या है, वो बायोडिग्रेडेबल है। तो पहला नियम ये बनाया गया कि जहां पे वो कचरा उत्पन्न हो रहा है, चाहे घरों के स्तर पे हो रहा है, चाहे किसी सोसाइटी में या किसी इंडस्ट्री में, किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में, आप उसका पृथक्करण करेंगे सबसे पहली बात, ठीक है। तो क्या है, कचरा उत्पन्न करने वालों को, एकत्रित करने वालों को सौंपने से पहले हम क्या करते हैं, हमें उसको 3 श्रेणी में बांटना पड़ेगा। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, वही किचन के अंदर मोस्टली जो हमारा होता है उसको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। ड्राई वेस्ट है, घर के अंदर कोई प्लास्टिक है, पेपर है, कोई मेटल है, कोई वुड है, उसको। और उसके बाद है घरेलू स्तर का जो खतरनाक कचरा है, डाइपर है, नैपकिन है, मच्छर भगाने के लिए जो आप हिट मार रहे हो घर में, जो और भी बहुत सारे आपने केमिकल्स जो यूज कर रहे हो, क्लींजिंग बाथरूम के अंदर वो हार्पिक वाली बोतल है, लाल हार्पिक नीला हार्पिक, वो वाली सारी चीजें। तो ये किसका उद्देश्य, जो कचरा पैदा कर रहा है उसी को घर में सेग्रीगेशन कर रहा है। आपको क्या हम करते हैं, हम तो सारा का सारा एक ही पॉलिथीन में डाल देते हैं और फिर कचरे वाले को दे देते हैं, बेचारा वो खुद ही फिर अलग करता है। जबकि क्या था, जो जनरेटर है उसी को ही वो अलग करना होगा। फिर वो जो कचरे वाला आता है उसके अंदर देखे होंगे आपने, दो, एक ग्रीन कलर का होता है, एक ब्लू कलर का होता है। तो वो होता है कि ग्रीन कलर वाले में जो बायोडिग्रेडेबल है वो डालेंगे, जो ब्लू कलर वाले में हम दूसरा डालेंगे। इतनी अपने को समझ में नहीं, हम तो पूरा भरते हैं और उस भाई साहब को दे देते हैं। समझ गए, क्यों, जागरूकता है नहीं। और कचरे को हैंडल करने में इतना टेंशन, यार ऑलरेडी घर को चलाना कितनी बड़ी टेंशन है, उससे बड़ी टेंशन घर वालों को ही है ना, कचरे को अलग अलग करो। जागरूकता नहीं है तो ये समस्या पैदा होगी। बात आ रही है समझ में, बताओ, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है, स्रोत पर अलगाव करेंगे, कि वो कैसा वेस्ट है, वो बायोडिग्रेडेबल है, वो ड्राई है, या वो डोमेस्टिक वेस्ट है, ठीक है। तो अलग अलग डब्बों के कंसेप्ट है, बात करेंगे इन पे, धीरे धीरे दिखाऊंगा। फिर उसके बाद जो इंस्टीट्यूशनल जनरेटर है बच्चा, इंस्टीट्यूशनल जनरेटर कौन से भाई, एक तो घरों पे, एक तो घरों में उत्पन्न होने वाला है, दूसरा हमने बोला इंस्टीट्यूशनल जनरेटर, संस्थागत उत्पादक। संस्थागत उत्पादक क्या है, सपोज करो कोई मॉल है बच्चा, मॉल है, कोई होटल है ना, तो उस मॉल से होटल से भी तो बहुत सारा कचरा हो रहा होगा ना, तो वो इंस्टीट्यूशन है। कहीं आप जाके किसी बैंकेट हॉल के अंदर जाके पार्टी कर रहे हो तो वहां से बहुत सारा वेस्ट जनरेट हो रहा है, तो उनको हमने क्या बोला, इंस्टीट्यूशनल जनरेटर। मार्केट एसोसिएशन है, कहीं कोई कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, कोई होटल है, कोई रेस्टोरेंट है, तो इनके लिए क्या किया है कि जो लोकल बॉडी होगी, लोकल बॉडी मतलब जो आपकी नगर पालिका है, उसके साथ ये कोलैब करेंगे, है ना, और उसको छाटने और प्रबंधन के लिए सीधा जिम्मेदार बनाया गया है। इनको सीधा जिम्मेदार बनाया गया है इंस्टीट्यूशनल जनरेटर्स को, ठीक। फिर सभी होटल और रेस्टोरेंट्स को क्या कहा गया कि बायोडिग्रेडेबल कचरे को अलग से, है ना, और संग्रह की गई एक प्रणाली, जो इनका कलेक्शन का जो पूरा सिस्टम एस्टैब्लिश होगा लोकल बॉडीज के साथ, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारे होटल और रेस्टोरेंट को देखना, दिल्ली का देख लेना या मैं जयपुर का, तो मुझे एक्सपीरियंस है, और मैं बहुत सारी जगह घूमता हूं, रात को क्या करते हैं बहुत सारे, सपोज करो ये होटल है, मैं आपको बताता हूं बच्चा, ये होटल है या रेस्टोरेंट है, ये फ्रंट है जहां से आप एंट्री करते हो, बैक साइड में इनकी किचन होती है, बैक साइड में मोस्टली की किचन होती है, यहाँ आप टेबल कुर्सी लगा लगा के खाना वाना खाते हो, पार्टी वार्टी करते हो। मोस्टली आप देखना रात को बहुत सारा कचरा पीछे की साइड डाल देंगे, ओपन डंपिंग, ओपन डंपिंग कर देंगे। फिर उसी को चूहे खाएंगे, बिल्ली आएगी, बीमारियां फैलेगी, सुबह कचरे वाला आएगा अपने हिसाब से देख लेगा वो। किसी भी रेस्टोरेंट के फ्रंट की कहानी और उसी रेस्टोरेंट के बैक की कहानी देख लेना बच्चा, समझ में आएगा आपको। यहाँ बिल्कुल कचरा है। और मैं बहुत सारे रेस्टोरेंट की, इनफैक्ट बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट और होटल्स की आपको कहानी बताऊं बच्चा, उनके किचन अगर आप देख लो तो आप खाना ना खाओ। ये बाहर जाके जो हम खाना खा रहे हैं ना, इनके किसी भी किचन के अंदर जाके देख लो, मोर देन 60-70% जितने रेस्टोरेंट है होटल्स के, उनके किचन बिल्कुल ऐसे बच्चा, जमीन पे सब्जी पड़ी है ना, बिल्कुल कच्च पच हो रहा है। वो तो क्या करते हैं, उठाते हैं, और जो पालक पनीर खा रहे हो ना, मैं आपको बताता हूँ, नाम नहीं लूंगा उस होटल का, है ना, शानदार होटल, पालक बाजार से पालक आया घर पे, तो क्या करते हैं, एक एक पालक का पत्ता अलग करेंगे, है ना, फिर उसको साफ करेंगे, देखेंगे कोई है या नहीं। वो क्या करते हैं, बाजार से पालक आया, पूरी गड्डी बंधी हुई है, गड्डी बंधी हुई है, उस गड्डी को पानी में धोएंगे, ऐसे झाड़ेंगे, पीछे मारेंगे कट, सीधा मशीन में डाला, अब उसके अंदर कीड़ा है, उसके अंदर जो भी कुछ है वो आप जानो, बन गया आपका पालक पनीर। और वो पालक की जो गड्डी थी बहुत देर पहले वो आपके पैरों में ही पड़ी थी, मतलब किचन वाले एरिया में। आ रही है बातें समझ में, यस। और घर में जो 50 रुपए का बनता, बाहर उसी जाके 500 रुपए में खा रहे हैं। आप देख लो बहुत कम ऐसे होटल्स होंगे जो अपनी किचन को ओपन करते हैं, रेस्ट्रिक्टेड एरिया बोल देते हैं, ओनली फॉर दी स्टाफ। क्यों, अंदर चले जाओगे तो आप खाना नहीं खाओगे, सही बता रहा हूं मैं। जहर खाना है वैसे ही खा लो भाई, वैसे ही खा लो। ओके, कहते फिर जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको हम खाद में कन्वर्ट कर देंगे, या बायोमेथनेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाएगा। बायोमेथनेशन क्या है अभी मैं आपको क्लास में बताऊंगा क्या होता है। फिर कहा है, फिर आपने देखा होगा दिल्ली में RWA एसोसिएशन, दिल्ली में बड़ा सुना होगा आपने, RWA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। बहुत सारे जो वेलफेयर एसोसिएशन होते हैं, जो आपकी बहुत सारी सोसाइटीज होती है, रेजिडेंशियल सोसाइटीज होती है ना। तो ये नियम किया गया शहरी क्षेत्र में जहां पे भी 5000 वर्ग मीटर से ज्यादा बड़े क्षेत्र की कोई कॉलोनी है, समझ गए, सोसाइटी कॉलोनी कुछ भी कह लो आप, है ना। और अगर कोई मार्केट एसोसिएशन है या कोई गेटेड सोसाइटी है, वहां पे बच्चा प्लास्टिक, टिन, कांच, कागज, ठीक है, इन सामग्री को अलग करना होगा। जिसको आप रिसाइकल करने वाली चीजें हैं उनको अलग करेंगे, और जो बीनने वाले होते हैं ना, कचरा कलेक्ट करने वाले आते हैं ना, प्लास्टिक ले लो, है ना, टिन, ऐसा, तो उसके क्या करें, उनको क्या करेंगे, या तो उनको सौंप देंगे, उन बीनने वालों को सौंप देंगे, या अधिकृत स्थानीय निकायों को कचरे को आप सौंप दोगे। हम इतना टेंशन नहीं लेते, ये किताबी गाने हैं, हम तो सीधा क्या करेंगे, सीधा डस्टबिन में डालेंगे। अब बात की कहानी है, खुद ही जाने, ठीक है।
फिर सैनिटरी पैड्स आप जानते होंगे, सैनिटरी पैड्स मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। नियम बना दिया गया कि सैनिटरी पैड बनाने वाली कोई भी कंपनी होगी वो अपने सैनिटरी पैड के साथ उसको डिस्पोज करने के लिए प्लास्टिक का एक पाउच देगी। ठीक है, तो जो सैनिटरी पैड बनाने वाले निर्माता है या कंपनी है अपने सैनिटरी उत्पादों के पैकेट के साथ एक नैपकिन या डाइपर के निपटान के लिए एक पाउच या रैपर प्रदान करेगी। ये नियम है बच्चा। क्यों? क्योंकि सैनिटरी नैपकिन बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं हेल्थ के लिए, उसको ओपन में डंपिंग ना किया जाए, तो कंपनीज आपको उसके लिए पाउच देगी, उन्हीं पाउच का इस्तेमाल किया जाए, उन्हीं पाउच में डाला जाए और उन्हीं पाउच के बाद फिर उसको डस्टबिन में डाले। ठीक है, उसके बाद पैकेजिंग कचरे के लिए कलेक्शन बैंक है बच्चा। कलेक्शन बैंक क्या कहते हैं? जैसे नियमों के अनुसार जैसे बड़ी बड़ी कंपनी है ना, उनके प्रोडक्ट है तो वो पैकेजिंग सामग्री में अपने उत्पादों की बिक्री और विपणन करते हैं। भाई सपोज करो आप नाइकी के पास गए या कोई भी कोई कंपनी होगी और बहुत सारी कंपनी होगी, अभी तो वो अलग से फिर पैसा लेने लगे। अभी आपने देखा होगा ना, आप शॉपिंग करने के लिए आते, सर हम आपको अलग से बैग दे दे, 10 रुपए लगेंगे। अब वो बैग भी क्या है, फिर बायोडिग्रेडेबल है। तो इन्होंने ये बोला जो ब्रांड कंपनीज है या उनके जो मालिक है अगर अपना कोई भी प्रोडक्ट विपणन करते हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो उनको एक क्या करना होगा, उसको कलेक्ट करने का उनको योजना बनानी पड़ेगी। भाई अगर कोई सपोज करो फोन बनाने वाली कंपनी है या कोई भी कपड़े की कंपनी है या कोई और किसी प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनी है और वो अगर कोई ऐसा आपको पैकेजिंग का मटेरियल दे रहे हैं, ऐसे उसमें डाल के आपको अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो व्यवस्था ये की गई वही कंपनी, वो नाइकी हो, फोन बनाने वाली कंपनी हो या कोई भी और कंपनी हो सकती है, उनको सरकार को एक योजना देनी पड़ेगी कि हम इस वेस्ट को कैसे कलेक्ट करेंगे। आगे बात समझ में? हाँ, ठीक है। फिर जो आपके सड़क पे वही कूड़ा कलेक्ट करने वाले लोग होते हैं तो कहते हैं इनको अभी क्या है, वो अकेले खुद से कलेक्शन का काम कर रहे हैं। ओके, इसमें व्यवस्था की गई है कि अभी वो क्या इनफॉर्मल सेक्टर में, इनफॉर्मल सेक्टर मतलब सरकार के नियम कानून के अंतर्गत काम नहीं कर रहे, कह रहे उनको इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर में लेके आए सरकार। अल्टीमेटली वो काम क्या कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, वेस्ट को कलेक्शन और वेस्ट मैनेजमेंट में हेल्प कर रहे हैं। तो उनके लिए क्या करें, औपचारिक क्षेत्र में उनको शामिल किया जाए सरकारों के द्वारा, जो कूड़ा और कचरा बीनने वाले होते हैं ना बच्चा, जानते हो ना आप उन लोगों को। तो कह रहे वो क्या है अभी खुद से ही कर रहे हैं, उसको सरकार के उसमें औपचारिक क्षेत्र में उनका एकीकरण किया जाए। फिर ये बोला गया जो खुले में कचरा डाल देते हैं, ओपन डंपिंग जो कर रहे हैं, सड़कों पर ठोस कचरा, सार्वजनिक स्थानों पर कचरे को जलाना, दफनाना, नाली और जल में डालना, सरकार कहती है हम इसके प्रति क्या है, जीरो टॉलरेंट है, बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कतई बर्दाश्त नहीं करोगे, आपने ये बात बोली तो ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है भाई, ये कैसे हो रहा है? आपने बोला कतई बर्दाश्त नहीं होगा, ओहो बर्दाश्त नहीं होगा भाई, कतई बर्दाश्त नहीं होगा, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये कैसे हो रहा है, क्या किया जा रहा है इसके लिए? हाँ, मैंने क्या बोला, कानून बहुत अच्छे है आपके पास, कानून अच्छे है, और कानून का भी मैं बता देता हूं, बहुत सारे कानून तो विदेश घूम के आते हैं, वहां देखते हैं और आगे बना देते हैं। समझ गए? ऐसा होता है बच्चा, ऐसा होता है। बहुत सारे कानून कैसे गए, खुद तो खुद से बना लिए, कुछ विदेश घूमते रहते हैं, वहां से अच्छा भैया तुम्हारा क्या कानून है एक बार दिखाना, हाँ ठीक है, इंडिया में लेके आ जाते हैं, लगा दो आप। अब वो इंप्लीमेंट हो ना हो, और अगर सरकार को लगता है अगर वो 10-20% भी इंप्लीमेंट हो गया तो बहुत बड़ी बात है, एटलीस्ट कोई ये तो नहीं बोलेगा तुमने किया क्या है। यहाँ आईएएस ऑफिसर का रोल है, ठीक है ना। आप जो बोलते हैं ना हम समाज सेवा करेंगे, ये एक्चुअल वो फील्ड है जहां आपको काम करना चाहिए। जब आप नगर निगम के कमिश्नर बन के आते हो, ठीक है ना, तब आपके पास पावर होती है। आगे ही बातें समझ में? चलो क्या कर सकते हैं भाई। हाँ, तो अगर आपको बोलना हो कि आप क्या करोगे आईएएस बन के, आप बोलो सर इंडिया में वेस्ट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मैं वेस्ट मैनेजमेंट में अच्छा काम करना चाहता हूँ। नया बोलो, लड़की हम बोलोगे लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करेंगे, गरीबों के लिए काम करेंगे, ये तो सब बोलता है भाई। इतना सब कुछ सीखने के बाद भी अगर आपकी जुबान से ये शब्द नहीं निकल रहे कि मुझे वेस्ट मैनेजमेंट के लिए काम करना है, इंडिया को एक क्लीन कंट्री बनाना है, अरे बोलने का दम, वही सुनी सुनाई बोलने की आदत है, चार को सुन लिया, लड़कियों के लिए काम करेंगे, गरीबों के लिए काम करेंगे, स्कूल खोलेंगे, कॉलेजों के लिए काम, अरे बोलो, इतने बड़े मुद्दे देश में आपके सामने पड़े हैं, पूरा शहर पूरा देश जहरीला बना हुआ है, आपको बोलने में क्या तकलीफ आ रही है? चार चीज पूछेगा तो जवाब देना, अब पढ़ा तो रहा ही हूं, बोलो, क्यों नहीं बोलोगे फिर आप ये सारी चीजें? हाँ, पैनल बोलेगा म्यूनिसिपैलिटी में जाओ, हाँ तो म्यूनिसिपैलिटी का कमिश्नर आईएएस ही होता है, समझ गए। पैनल बोलेगा म्यूनिसिपैलिटी में जाओ तो बोल देना, है ना। पैनल को पता है, वो आपकी तरह अनपढ़ नहीं है, उसको पता है कि म्यूनिसिपैलिटी का कमिश्नर आईएएस ऑफिसर है, ठीक है। फिर अपशिष्ट प्रसंस्करण और उपचार, ठीक है। सर मैंने आपके लिए कुछ लिखा है तो भाई लिख दो, बता दो, मैं पढ़ लूंगा। लिखो भाई क्या बोलना चाह रहे हो, बोलो क्या लिखना चाहते हो, बताओ लिखो फिर बताएंगे। फिर कहते हैं अपशिष्ट प्रसंस्करण और उपचार क्या करेंगे भैया, जो बायोडिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल है घर के अंदर मैंने वही सब्जी या और भी जो नेचुरल वेस्ट है आपका, है ना, उसको क्या करेंगे, कंपोस्टिंग करेंगे और बायोमिथेनेशन करेंगे। कंपोस्टिंग तो आप जानते हो, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था। बायोमिथेनेशन क्या है, बायोमिथेनेशन के बारे में आपको मैं बता देता हूं, व्हाट इज बायोमिथेनेशन। बायोमिथेनेशन एक प्रोसेस है, इस पे हो सकता है सीधा क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज बायोमिथेनेशन। बायोमिथेनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है, उसको इन एरोबिक कंडीशंस, अवायवीय दशाओं में, है ना, सूक्ष्म जीवों जैविक रूप से परिवर्तित किया जाता है, मतलब सूक्ष्म जीवों के द्वारा उसको क्या किया जाता है बच्चा, डिकम्पोज किया जा रहा है, जिसमें कुछ किण्वनकारी बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ऑक्सीकरण बैक्टीरिया होते हैं, मिथेनोजेनिक आपके और क्या है, ये सब कुछ शामिल है बच्चा, कुछ सूक्ष्म जीव है जो ये काम कर रहे हैं। तो बायोमिथेनेशन में क्या करें, कार्बनिक पदार्थ का अवायवीय परिस्थितियों में विघटन करने का जो प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड बायोमिथेनेशन, ठीक है। फिर क्या करें, फिर ये जो नियम आए थे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आ रहे, कहते हैं 10 लाख या इससे ज्यादा की आबादी वाले जो शहर है,
इन नियमों के जारी होने के 2 साल के अंदर प्रोसेसिंग फैसिलिटी लगाएंगे, और इसके अलावा 5 साल के भीतर पुराने या छोड़े गए जो आपके साइट्स थे, भाई आप सपोज करो, साइट से क्या मतलब है, आप यहाँ लैंड फिल कर रहे थे, यहाँ लाके आपने डाल दिया, लैंड फिल किया आपने, है ना, लैंड फिल कर दिया, तो इसने बोला अगर वो आपका क्या है, पुराना कोई लैंड फिल साइट है, इसको ओपन नहीं रखना भाई, इसको भरो, है ना, इसको प्रॉपर भरो, इसका ऐसा करो कि यहाँ से फर्दर कोई और विषाक्त पदार्थ बाहर ना निकले। तो कह रहा है इसका क्या करो, या तो इस पुरानी लैंड फिल्ड साइट का क्या करो, जैव उपचार कर दो, कोई बैक्टीरिया वगैरह कवक वगैरह डालने लाके डालो ताकि उसको डिकम्पोज करे, और अगर नहीं हो पा रहा, इसका जैव उपचार नहीं हो पा रहा, तो इसको ऊपर से कवर करो, इसको ओपन नहीं छोड़ा जाएगा। समझ गए? तो 5 साल के भीतर कि 2016 में ये नियम आया है, 2016 से लेकर 2021 तक आपको क्या करना था, पुराने और छोड़े गए डंपिंग साइट्स को या तो उनका जैव उपचार कर दो या उसकी कैपिंग कर दो। है ना, डब्बे लगा दो, पढ़े लिखे लोग हैं, बाहर निकलते हैं, प्रॉपर अपना वेस्ट डालते हैं, सुबह सुबह गाड़ी आती है, अपने आप ले जाते हैं, है ना। और हमारे यहाँ हम क्या करते हैं, गाड़ी वाला आता है, वो बैल बजाता है, अंदर से चीखते हुए आता है, रोक उसको जाके भाग, है ना, 4 दिन में आज आया है ना, बाहर से ही भाग रहा है, तो कचरे की थैलियाँ ले लेके पीछे भाग रहे हैं, है ना। विदेशों में ऐसा होता है, सब कुछ मैनेज है, पढ़े लिखे लोग हैं, आते हैं डालते हैं, वो गाड़ी वाला भी ना घंटी वंटी बजा रहा, अपने आप आता है, लेके चला जाता है, टेंशन फ्री, बेहतरीन तरीके से सब ढका वका है। ये अपने जैसी हालत है, समझ गए? ये विदेश है, ये हम है, फर्क नहीं है, नहीं करता अपने देश को ऐसा बनाने का। कैपिंग का मतलब अच्छा कवर करना, कैपिंग का मतलब होता है कवर करना, उस पर ढकना उसको। नहीं आपका आपका मन नहीं करता यार अपने देश को ऐसा बनाने का? यार मेरा तो करता है, मैं सिस्टम में होता जरूर काम करता, करता मैं जहां भी होता, जिस भी पद पे होता, है ना, काम 4 चांद वाले ही होते हैं ना। इतना प्रॉब्लम है यार देश में, करो पढ़ो, है ना, देश को लगे कि यार हाँ कोई बंदा आया है, काम कर रहा है। देखो कचरा मुक्त तो दुनिया का कोई देश नहीं हो सकता बच्चा, जब तक इंसान ने कचरा पैदा होगा, हमें हैंडलिंग वाला और मैनेजमेंट वाले पार्ट पे काम करना है, ठीक है। फिर उसके बाद इसने कहा क्या, अपशिष्ट से ऊर्जा, आपका जो भी वेस्ट है, कोशिश करो उस वेस्ट से आपको क्या बना लो, एनर्जी बना लो। ये वेस्ट से एनर्जी वाला कंसेप्ट क्या है बच्चा, मैं दिखाता हूँ, ये आपको, ये डायग्राम देखो, भाई आपका वेस्ट था, है ना, बहुत सारा आपका ऑर्गेनिक वेस्ट है बच्चा, उस वेस्ट का कलेक्शन हुआ, कलेक्शन होने के बाद वो प्लांट में गया जहां वेस्ट से एनर्जी जनरेशन का काम हो रहा है, फिर वहां से क्या हो गया, वो प्रोसेस हुआ, ठीक है, वेस्ट को प्रोसेस किया, वहां से फिर एनर्जी जनरेट हुई, उस एनर्जी का इस्तेमाल आप फ्यूल में कर सकते हो, गैस में कर सकते हो, और इलेक्ट्रिसिटी की जो ग्रिड है उसमें भेज सकते हो। तो हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के अंदर हमने क्या भी किया है, हमने बोला है कि जितना वेस्ट है, ऐसा वेस्ट जिसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे बायोगैस में कन्वर्ट किया जा सकता है, और भी बहुत सारे सरकार के पास तकनीक होगी, तो हम क्या करेंगे, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्रालय को हमने अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, ये मंत्रालय से उम्मीद है। तो क्या क्या देखो, आपको ये कीवर्ड पकड़ने हैं बच्चा, समझो, ये अंदर की कहानी तो आपको समझने के लिए, जैसे मैं सिर्फ ये लिख देता अपशिष्ट से ऊर्जा, आपको पता ही नहीं अपशिष्ट से ऊर्जा क्या है, मैंने बता दिया पूरा प्रोसेस काम कैसे करना है, आपको बस ये याद रखना है। 2016 का नियम क्या करे, वेस्ट टू एनर्जी है, उसके बाद क्या करे 2016, 2016 क्या करे बच्चा, इसका प्रोसेसिंग और उसका उपचार कैसे करोगे, तो उसमें बायोमिथेनेशन कंपोस्टिंग वाले कंसेप्ट को लेके आए हैं। ओके, पैकेजिंग कचरे के लिए कलेक्शन बैंक की योजना, ये आपके कीवर्ड्स है, और जब आपको इनके बारे में समझना है तो अंदर मैंने लिख के आपको समझा दिया, ठीक है, बातें समझ में आ रही है? चलिए, वेस्ट से एनर्जी हो गया। अब इन्होंने एक चीज और की, कह रहा जितना भी लैंडफिल साइट है, लैंडफिल साइट याद आ गए, जमीन के अंदर खड्डा खोदेंगे, उसके अंदर जाके कचरा डाल देंगे, कह रहे नदी से कम 100 मीटर, तालाब से 200 मीटर, और नेशनल हाईवे और पार्क से, है ना, वहां से 500 मीटर की दूरी पर, और हवाई अड्डों से 20 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। नियम है कि नदी से कम 100 मीटर की दूरी पर ऐसी कोई साइट नहीं होनी चाहिए, नेशनल हाईवे है वहां 500 मीटर की दूरी पे, एयरपोर्ट है 20 किलोमीटर की दूरी पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ एमिशन के मानदंड भी तय किए इसमें, डाइऑक्सिन, फ्यूरॉन, पार्टिकुलेट मैटर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, ये सब मानदंड भी है। फिर कहते हैं एक इस पे, इस पूरे नियम पे, है ना, सॉलिड वेस्ट हैंडलिंग जो रूल्स आए 2016, इस पे बिल्कुल पैनी नजर रखने के लिए, बाज और गिद्ध जैसी नजर रखने के लिए कि ये अच्छे से काम कर रही है या नहीं, इसके लिए केंद्रीय निगरानी समिति बनाएगी सरकार, और साल में कम से कम ये एक बार बैठक जरूर करेगी। कानून में कोई कमी है? बोलो, आपको क्या लग रहा है, कोई कमी लग रही है क्या आपको इसमें? इससे ज्यादा क्या कर सकते हो आप? अब जागरूकता सबसे बड़ी बात आई कि हम जागरूक बने और इनका सही से क्रियान्वयन हो, असली मुद्दा अब ये है। कोई कमी लग रही है आपको इन नियम में बच्चा? इससे ज्यादा और क्या करोगे भाई? देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री आपको जागरूक करने के लिए झाड़ू तक लगा देते हैं, और क्या करोगे, क्या चाह रहे हो आप उनसे? और देश को सुधारने का मन करता है, हाँ, तो बच्चा कामयाब बनना पड़ेगा उसके लिए, जागरूक बिल्कुल नहीं है। मतलब जहां भी हमारी एक आदत बन गई बच्चा, खाली स्पेस जहां हम देखते हैं ना, खाली स्पेस जहां पे भी हम खाली स्थान देखते हैं ना, हमें वो वेस्ट का डंपिंग ग्राउंड दिखने लगता है, वेस्ट डंपिंग ग्राउंड। ये हमारा एटीट्यूड हो गया बच्चा, हमारा नजरिया हो गया, खाली स्थान को हम किस नजरिए से देख रहे हैं, नजरिया क्या है, एटीट्यूड। हमारा क्या बन गया, जो भी खाली जगह दिखेगी उसको हम डंपिंग ग्राउंड समझ लेते हैं। कुछ डालना होगा घर में, अरे वहां डालिए, खाली प्लॉट पड़ा है उसमें डाल दे, कौन आ रहा है वहां पे, पता नहीं ऐसा, अरे वहां गली के उस नुक्कड़ पे डालिए, कौन देख रहा है, खाली तो है। कोई नदी देखेंगे उसको डंपिंग ग्राउंड बना देंगे, कोई तालाब मिल गया उसको डंपिंग ग्राउंड बना देंगे, कोई कहने रोकने सुनने वाला कोई है नहीं, आपके आजू बाजू से कोई वाटर बॉडी जा रही है उस पर जाकर डाल देंगे। ठीक है,
फिर नेक्स्ट आया खतरनाक और अन्य अपशिष्ट, खतरनाक और अन्य अपशिष्ट। ठीक है, हैजार्डस जो आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और उन सारी जगह से आ रहे बच्चा, है ना। तो जहरीले धुएं का उत्सर्जन होता है, उनमें डाइऑक्सिन होता है। डाइऑक्सिन तो याद है ना, जब आप प्लास्टिक को जलाते हो ना, प्लास्टिक मैंने बताया था खुले में प्लास्टिक इकट्ठी करी जला दी, उस प्लास्टिक को जलाने से भी डाइऑक्सिन आता है। और मैंने बताया था डाइऑक्सिन क्या होता है बच्चा, कैंसर जनी होता है, आपकी बॉडी में जाएगा तो कैंसर का कॉज हो सकता है। तो विषैले पर्यावरणीय प्रदूषक है ये, फ्यूरॉन है, पारा है, भारी धातु है। तो वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं ये। चलो, तो खतरनाक अपशिष्ट को डिफाइन कैसे किया गया है, कब आए ये नियम बच्चा, खतरनाक अपशिष्ट वाले भी ये 2016 में आए हैं। क्या बताया है, कौन है, कोई भी ऐसा अपशिष्ट जो भौतिक, रासायनिक, जैविक, प्रतिक्रियाशील, विषाक्त हो, ज्वलनशील हो, विस्फोटक हो और इन विशेषताओं के कारण वो स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरा हो सकता है, उसको हमने बोला हैजार्डस वेस्ट। ठीक है, अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट। बताओ बच्चा, कौन सा कन्वेंशन था इस पे, कौन सा कन्वेंशन था, उस कन्वेंशन का देखते किस बच्चे का, कौन सा बच्चा नाम बताएगा मुझे। ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट पे कौन सा कन्वेंशन था अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। हाँ, 14,000 टन स्टोरी बताई थी जो मैंने आपको, अमेरिका से जहाज निकला था, वो बता दिया था कि खाद है। ठीक है, हैती के तटों पे डाल दिया था। कौन बच्चा बताएगा, बोलो। है ना, तीन ही तो बताए थे मैंने आपको, तीन ही तो बताए थे बच्चा। स्टॉकहोम था, स्टॉकहोम था, पीओपी पे था, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। दूसरा बेसल बताया था, बेसल बताया था। और तीसरा रोटरडैम बताया था, रोटरडैम, रोटरडैम था। तीन बताए थे बच्चा, भूलो मत, है ना। इतना अन्याय मत करो। तो ये कह रहे हैं कहाँ से आते हैं, कहते हैं बहुत सारी इंडस्ट्री है, जैसे पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, पेट्रोल है, पेंट है, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को बनाने वाली जो फैक्ट्रीज है, तो उन इन उत्पादों के बनाने के दौरान भी ये आपके जनरेट हो जाते हैं। हाँ, बेसल है बच्चा, याद रखना। तो पहली बार है ना, खतरनाक और अन्य अपशिष्ट कचरे के बीच में अंतर भी किया गया। खतरनाक अपशिष्ट तो बता दिया, अन्य कचरा क्या है, हजार्डस एंड अदर वेस्ट। तो अदर कैटेगरी में, अदर में क्या है, खाली पड़े टायर है ना, कागज का कचरा, धातु की कोई स्क्रैप है, आप ऐसा इलेक्ट्रॉनिक आइटम जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, घर के अंदर पड़ा हुआ है, दो चार फोन पड़े होंगे, है ना, कुछ पुराना ईयरफोन पड़े होंगे। अब एक चीज बताओ, आप अपने घर को खोजना, चार पांच तो ईयरफोन ऐसे निकल जाएंगे, लेकिन अभी भी बस आपने पॉलिथीन मार के कहीं, पॉलिथीन में गांठ मार के रखे हुए, क्या करोगे यार, उसको फेंक दो। नहीं, क्या पता सर जी क्या काम आ जाए, मेरा कभी भविष्य में दूसरा ईयरफोन खराब हो जाए, पहले वाले ईयरफोन के, है ना, कैंची से कट मार के उसके तार जोड़ के लगा लेंगे। ऐसा तो कुछ नहीं करने वाले, जितना वेस्ट हो बच्चा उसको बाहर निकालो एटलीस्ट। सरकार के पास जाएगा तो सरकार के पास व्यवस्था है, अपने घर में इकट्ठा क्यों कर रहे हो, है ना। इन दिनों हमारे हमारे टाइम पे क्या होता, घर का एक कमरा ऐसा होता था कि उस एक कमरे के अंदर हम कचरा ही रखते थे। हाँ, फेंकना है बच्चा, जो चीज आपके काम, बस एक चीज याद रख लेना, कोई भी ऐसा आइटम जिसको आप पिछले एक साल से यूज नहीं कर रहे, यकीन मानिए आप उसको आने वाले समय भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपके घर के अंदर कोई पुराना फोन है, अगर एक साल से इस्तेमाल नहीं हुआ, यकीन मानो आगे नहीं होगा, फेंक दो बच्चा। कोई ईयरफोन है, एक साल से इस्तेमाल नहीं हुआ, इसका मतलब अगर वो इस्तेमाल करने की पोजीशन में होता तो कर लेते, फेंक दो। एक नियम बना लो, साल भर से मेरे काम में नहीं आया, बाहर निकालो, वो आगे भी काम नहीं आएगा, नहीं आएगा आगे भी काम। ठीक है, नियम बना लो अपनी लाइफ में, कचरे को बाहर निकालो बच्चा लाइफ से। ये है सब पड़े है, ये सब बल्ब है, ट्यूबलाइट है, ये सब पड़ा है, ऐसा कचरा है। फिर आया खतरनाक और अन्य अपशिष्ट, कहां कहां किस किस पर लागू होगा बच्चा, ये शहरी क्षेत्रों पर लागू होगा, सेंसस टाउन पे लागू होगा, नोटिफाइड अर्बन एरिया पे लागू होगा, भारतीय रेल के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में, हवाई अड्डों पे, एयरबेस पे, बंदरगाहों पे, जहां डिफेंस इंस्टीट्यूशन है वहां है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में लगेगा, राज्य और केंद्र सरकार के जो संगठन है वहां भी ये लागू है, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व वाले स्थानों पर सब जगह ये लागू है। हजार्डस एंड अदर वेस्ट। पेन भी फेंक दो बच्चा, सूख जाती है उसकी, क्या मतलब, एक साल पुराना पेन है, कोई भी काम नहीं आएगा, फेंक दो। सर हमारे घर में बैटरी और एलईडी लाइट बहुत ज्यादा है, निकालो बच्चा उसको, वेस्ट है वो, कोई मतलब नहीं घर में रखने का। फिर वही आयात और निर्यात की सुविधाएं आपको याद है कि बहुत सारा हम वेस्ट इंपोर्ट भी तो करते हैं, अमेरिका से हमने बहुत सारा वेस्ट मंगा लिया, बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आ जाता है बच्चा, उसको रिसाइकिल कर देते हैं, है ना, रिसाइकिल कर देते हैं। अब आपको क्या लग रहा है, कई बार आपको मिल रहा है ना, एप्पल का मैकबुक मिल रहा है भैया, मैकबुक मिल रहा है कितने रुपए में, ओरिजिनल प्राइस तो भाई मैकबुक का 2 लाख रुपए है, लेकिन मेरे को ना, है ना, ऑनलाइन उस पर ये कितने का मिल रहा है, ये मेरे को 35,000 रुपए का मिल रहा है। अरे भाई कोई अंग्रेज इस्तेमाल करके फेंक दिया है, तुम्हारे देश में आके रिफर्बिश्ड हुआ है, बस वो रिफर्बिश्ड हुआ है बच्चा। 35,000 में बहुत सारे नहीं देखते, इससे अच्छा सस्ता टीवी आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, इससे सस्ती वॉशिंग मशीन कहीं नहीं मिलेगी, है ना, लैपटॉप ही लैपटॉप ले लो, 5,000 में जो सामान करे वो लैपटॉप ले लो, वो वेस्ट इंपोर्ट हो रहा है बच्चा। और उसको देख रहे हैं, ठीक है चलो भाई देखो इसको कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, चिपका देंगे आपको। भाई साहब हमने सुना है आपकी दुकान पे सबसे सस्ते एसी मिलते हैं, भाई साहब हमने सुना है आपकी दुकान पे सबसे सस्ती वॉशिंग मशीन मिलती है। ठीक है, आगे कहानी समझ में आपको, बातें समझ में आई या नहीं आई। वो 4 दिन चलेगा, उसके बाद क्या होगा किसी को नहीं पता। तो बहुत सारे वेस्ट का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी हो रहा है। चलो, दिल्ली के चोर बाजार में सस्ते लैपटॉप, बच्चा उसमें तो चोरी वाले भी होते हैं, उसमें तो चोरी
आयात के लिए कुछ प्रतिबंधित आइटम है, मतलब आप भाई आप विदेशों से बहुत कुछ इंपोर्ट कर सकते हैं, नियम के तहत बोला गया कुछ चीजें आप इंपोर्ट नहीं करोगे। आपका वेस्ट, आपका जो खाद्य वसा है, घरेलू कचरा है, गंभीर देखभाल के चिकित्सा के उपकरण है, अमेरिका से मंगा लोगे, नहीं मंगाएंगे भाई। सीधे उपयोग करने के लिए टायर है, घरेलू बोतल सहित ठोस प्लास्टिक अपशिष्ट है ना, इलेक्ट्रॉनिक असेंबली के स्क्रैप है। मतलब आप ये सोच लेना कि इतना याद रखना है इसमें आपको कि जो खतरनाक अपशिष्ट का जो नियम है वो बोलेगा कि इसमें आपके वेस्ट के आयात को प्रतिबंधित किया गया है, नहीं, कुछ वेस्ट का आयात कर सकते हैं, कुछ को रेस्ट्रिक्ट किया गया है, बस आपको इतना याद रखना है। ये सब याद नहीं रखना आपको। क्या याद रखना है कि क्या हम वेस्ट का इंपोर्ट कर सकते हैं, परमिशन है, लेकिन कुछ वेस्ट को हमने रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, कुछ को तो हम बिल्कुल ही नहीं करेंगे। इतना याद रखना है। चलो नेक्स्ट। फिर उसके साथ साथ क्या है, 2016 में आए थे, उसमें बाद में क्या 2019 में संशोधन हो गया। संशोधन होते रहेंगे, आपको बस आपको पता होना चाहिए वेस्ट हैंडलिंग के रूल्स कौन कौन से हैं। फिर संशोधन हुआ 2016 वाले में, 2019 में संशोधन में क्या बोला, जितने भी आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं, सेज बनाती है ना सरकार, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स आती है ना, इसमें इनके द्वारा ठोस प्लास्टिक कचरे को आयात करने से प्रतिबंधित, प्लास्टिक वेस्ट को आप इंपोर्ट नहीं करोगे दुनिया के किसी भी देश से, अमेरिका से, चाइना से, रशिया से, कहीं से भी। नियम क्या आ गया कि ना तो सेज में या ना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स में कहीं पे भी ठोस प्लास्टिक, सॉलिड प्लास्टिक वेस्ट आप इंपोर्ट नहीं करोगे, रेस्ट्रिक्ट कर दिया बच्चा उसको। भारत में आप सपोज करो इंडिया वालों ने कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाया, इंडिया वालों ने कुछ बनाया, सपोज करो बना के हमने भेज दिया कहाँ, अफ्रीका में भेज दिया, और अगर हमारा बनाकर भेजा गया आइटम अगर वो क्या बचा, अगर वो खराब निकला है ना, कोई भी दोषपूर्ण निकला, तो 1 साल के अंदर हम उसको वापस आयात कर सकते हैं, वो वापस हम आयात कर सकते हैं विद इन 1 ईयर के लिए। 1 साल से ज्यादा पुराना हो गया फिर हम उसको इंपोर्ट नहीं करेंगे। ये देशों ने आपस में तय किया हुआ है। अफ्रीका वाला अगर बोलेगा भैया इंडिया वालों तुमने बहुत सारा खराब यहाँ पे प्रोडक्ट भेजा है, और हमारे आपका भेजा हुआ तकरीबन कम से कम 5 टन हमारा ई वेस्ट है जो साल भर के अंदर ही खराब हो गया, आप इसको उठा के लेके जाओ अपने देश में, तो हमें अपने देश में लेके आना पड़ेगा वो। ये सारा प्रोविजन है इसमें। फिर आया निर्माण और विध्वंसक, जो आपके कंस्ट्रक्शन साइट है ना, जो बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, सड़कें बन रही है, घर बन रहे हैं शहरी क्षेत्रों में, और बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज बन रही है। गुड़गांव दिल्ली में देखा होगा डीएलएफ के ग्रुप है, मंगलम के ग्रुप है, नाम सुने होंगे आपने, मंगलम का है, डीएलएफ का है, ऐसे बहुत सारे रियल एस्टेट की कंपनीज भी है जो कंस्ट्रक्शन के काम में लगे हुए, कहीं पुल बन रहे हैं आपके, दिखा है सब कुछ। दिल्ली में आपने बहुत सारे घरों को भी बनता हुआ देखा होगा। वहां से जो वेस्ट निकल रहा है उसका क्या करोगे, उसके बारे में नियम है, साल 2016 के नियम है। कहते हैं भारत हर साल लगभग 530 मिलियन टन हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन का वेस्ट है बच्चा, 530 मिलियन टन, समझ गए ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने साल 2016 में इनके लिए भी नियम आए, इस वेस्ट को कैसे हैंडल करेंगे हम। ओके, ये देखो बच्चा कंस्ट्रक्शन की साइड से ये वेस्ट नहीं दिख रहा आपको, ये क्या है, आपने कभी नहीं सोचा है कहां जाएगा, आता है वो फिर ट्रक आता है भर के लेके चला जाता है, कहां जाता है ये वेस्ट, इस वेस्ट को कैसे हैंडल किया जाता है, इसके नियम है बच्चा प्रॉपर, इसके प्रॉपर नियम है, इसके नियम क्या है समझो इसके भी। तो एप्लीकेशन क्या है, उन सभी पर लागू होगा जहां से पैदा होता है, कोई मॉल बन रहा है, कोई पुल बन रहा है, सड़क बन रहा है, कोई हाउसिंग सोसाइटीज बन रही है, उन सब पे ये लागू हो रहा है बच्चा। देखा है ना ग्रीन शेड लगी होती है ना, ग्रीन शेड, ये कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन जो रूल्स है उसके तहत बच्चा ये अनिवार्य है कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन की साइट हो रही है, कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आप बिना टीन शेड लगाए, आप बिना ग्रीन शेड लगाए कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, गैर कानूनी है वो, पता है आपको। एक केस बताता हूं, साल 2022 का है ना, 2022 की बात है, ऐसे मेरी ऑनलाइन क्लास थी। अब मोहल्ले पड़ोस में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। अब आपको पता है मजदूर वगैरह को तो इतना आइडिया होता नहीं, वो छत पे चढ़ के वो तो बल्ली फट्टियां नीचे डालना शुरू कर देते हैं ना। अब वो मेरा इंटरनेट का तार तोड़ दिया उन्होंने, ठीक है, मेरी क्लास शुरू होने वाली थी, क्लास शुरू होने से 15 मिनट पहले ही, क्योंकि बाजू वाले घर में हो रहा था, छत पे उसने से फेंका बल्ली फट्टे जो भी फेंकते हैं, और वो इंटरनेट का तार बेचारा इतना पतला सा होता है, टूट गया वो। मेरे को गुस्सा आया। कई दिनों से और भी समस्या चल रही थी, वो कचरा सारा घर के बाहर ही डाल देते थे, है ना, गाड़ी नहीं निकल रही, बाइक नहीं निकल रही, नाली ब्लॉक हो गई। मैंने कहा चलो होंगे यार, सबके सबके घर ऐसे ही होता है, क्या ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। और जिस दिन वो मेरा तार टूटा उस दिन मेरे को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। मैंने कहा चलो आज पढ़ाई लिखाई का थोड़ा सा उपयोग कर लेते हैं। मैं बाहर गया, मैंने कहा कहाँ है भाई तुम्हारा ठेकेदार, मालिक कहाँ है। मैंने कहा पहली बात तो तुमने तार तोड़ दिया, और मैंने कहा एक चीज़ बता, ये जो पूरे भारत के अंदर ये नियम लागू हो गया कि किसी भी शहर के अंदर अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन का वर्क होगा वो बिना ग्रीन शेड लगाए या बिना टीन शेड लगाए आप नहीं कर सकते। मैंने कहा तुम्हारे घर में काम चल कैसे रहा है, कह रहा ऐसा कोई कानून नहीं है। मैंने कहा तो रुक, क्या कानून नहीं है मैं बताता हूँ। मैंने 100 नंबर पर पुलिस को कॉल किया, मैंने कहा भाई साहब देखो ऐसे काम हुआ, मेरा इंटरनेट का तार तोड़ दिया। और मैंने कहा जब हमारा कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन जो रूल है 2016 वाला कहता है कि कोई भी शहरी क्षेत्र में कहीं पे भी कोई भी निर्माण कार्य अगर होगा बिना टीन शेड के और ग्रीन शेड के नहीं हो सकता, तो इनका ये घर कैसे हो रहा है। उनको लगा ये तो पढ़ा लिखा आदमी है, ये तो नियम कानूनों की बात कर रहे हैं। अरे भाई साहब हम आपका तार रिपेयर करा देंगे, बात रिपेयर की नहीं, वो तार मैं भी लगवा लूंगा, मेरा कौन सा पैसा लग रहा है, मैं तो जियो वाला को कॉल करूंगा, आके ठीक करके जाएंगे। बात है लेकिन काम को सही तरीके से करने की। पुलिस वाले आ गए, अरे बताओ, एक पुलिस वाला समझदार था, मैं तो समझदार मैं भी हूँ। बोले यार मोहल्ले पड़ोस की बात है भाई साहब, आज इनके यहाँ काम हो रहा है, कल को आपके यहाँ काम होगा, मिल बांट के काम करो। मैंने कहा मानते ही नहीं है, इनको कुछ भी बोल दे, जिद्दी हो गए एक नंबर के। मैंने कहा पूरी गली ब्लॉक कर दी, नाली ब्लॉक रखी है इन्होंने। मैंने कहा सेम कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन रूल्स कह रहा है कि किसी के यहाँ अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो ये जिम्मेदारी उसकी है कि एक तो गली ब्लॉक ना हो और एट द सेम टाइम नाली भी ब्लॉक ना हो। मैंने कहा देख लो क्या हरकत है। तो फिर बोले बात सेटलमेंट पे हो गई थी, कह रहे बताओ कोई केस वेस करना है। मैंने कोई केस नहीं करना, बस इनको समझा दो, मेरी बात इन लोगों को समझ में नहीं आ रही, कई दिनों से मैं इनको बोल रहा हूँ, ठीक है। नहीं पुलिस वाले भी सुनते हैं, पुलिस वाले सुनते हैं बच्चा, क्यों नहीं सुनेंगे, पुलिस सुनने के लिए तो बनी है। अब नेक्स्ट आया, इसमें क्या बोला गया, नेक्स्ट प्रोविजंस देखो बच्चा इस एक्ट के।
और आपको पता है अगर कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन रूल्स का उल्लंघन होता है तो आपकी कंस्ट्रक्शन साइट को ब्लॉक किया जा सकता है। यस, जुर्माना भी लगता है। मैंने समझाया उनको, मैंने कहा आपको पता है सारा काम रुक जाएगा आपका। इस मेरी कंप्लेन का असर आपको पता है, जिस नियम के तहत ये कंप्लेन दर्ज होगी उस नियम के तहत आपकी कंस्ट्रक्शन साइट ब्लॉक होगी। यहां एक भी मजदूर एक भी मिस्त्री काम नहीं करेगा। ठीक है, आ जाओ अपशिष्ट जनरेटर के कर्तव्य, मतलब जहां से वो अपशिष्ट पैदा हो रहा है। तो प्रत्येक अपशिष्ट उत्पादक, उत्पादक कौन हो सकता है? जिनके यहाँ काम चल रहा है, या कोई बड़ा शॉपिंग मॉल वाली बनाने वाली कंपनी है, या कहीं पे भी कुछ भी बड़े लेवल पे जहां कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। ठीक है, कहते हैं प्रत्येक अपशिष्ट उत्पादक, उसका दायित्व है कि वो उस कचरे को अलग करेगा, कलेक्शन सेंटर पे जमा करेगा, या जो इस काम के लिए, देखो अर्बन एरिया में सुन लो, अर्बन एरिया में क्या होता है बच्चा, अर्बन एरिया में आप तो कहीं लेके जाओगे उसको, शहरी क्षेत्र में है, अर्बन एरिया है, आप कहां लेके जाओगे उस वेस्ट को? पहला नियम तो यह है कि आप कलेक्शन सेंटर पे आप खुद ही उठाओ और लेके चले जाओ। तो या तो आप खुद ही ले जाओ कलेक्शन सेंटर पे, अब आप कौन इस आफत को लेगा? या एक काम करो बच्चा, आपके हर सिटी लेवल पे सरकार ने कुछ ऑथराइज्ड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज को एस्टैब्लिश किया हुआ है, आप उनसे कॉन्टैक्ट करो, वो अपना ट्रक वरक खुद ही भेज देंगे, खुद ही उठा के ले जाएंगे, बस आप उनको पैसे दे देना। दूसरा तरीका ये है, तो या तो खुद जाके जमा कराओ उस कचरे को, इकट्ठा करवाओ, ट्रॉली में भरवाओ और भाल, या दूसरा क्या है, वहीं पे एक ऑथराइज्ड प्रोसेसिंग यूनिट है, फैसिलिटी है, आप उसको दे दो, वो काम करेगा, वो आएगा लेके चला जाएगा, जो भी पैसा होगा उसको पैसा दे देना। जो बड़े उत्पादक है, जो हर दिन 20 टन या उससे ज्यादा का कचरा पैदा कर रहे हैं और एक महीने में 300 टन से ज्यादा का कचरा पैदा कर रहे हैं, उस, क्योंकि 300 टन तो बहुत होता है बच्चा एक महीने के अंदर, ऐसे लोगों के लिए जहां इतना कचरा पैदा होता है, वो लोकल जो अथॉरिटी है ना, उस लोकल अथॉरिटी से वो क्या करेगा बच्चा, उसका अप्रूवल लेगा, और फिर उसका लोकल अथॉरिटी और वो आपस में मिलकर तय करेंगे कि इस कचरे का निपटान कैसे होगा। आगे समझ में? तो बड़ा जनरेटर जो इतना कचरा पैदा करेगा उसको सरकार को बताना होगा कि आप इस कचरे को कैसे मैनेज करोगे। ठीक है, उसका एक प्लान देना पड़ेगा, भाई आप हर महीने 300 टन से ज्यादा, 300 टन है ना, 300 टन से ज्यादा आप कचरा पैदा कर रहे हो, तो आपको एक प्लान बना के देना पड़ेगा कि कैसे इस कचरे को मैनेज करोगे। सरकार को, लोकल अथॉरिटी को प्लान दोगे, फिर उसके बाद आप इस काम को करेंगे, और अगर उसके लिए आप पे कुछ शुल्क वगैरह लगेगा तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और जिस दिन ये नोटिफाइड हो गए 2016 और 19 वाले, तो उसकी तारीख से 6 महीने के भीतर, 6 महीने के भीतर उनको अपना प्लान देना होगा, लोकल अथॉरिटी को के परामर्श से स्वयं या किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से उस कचरे को हटाएंगे, या तो वो खुद नगरपालिका वालों को बोलेगा, या कोई अलग से कोई प्लांट लगा हुआ है जो उस कचरे का कलेक्शन करता है, आपका जिम्मेदारी है उसको वहां से हटवाना। ठीक है, फिर ये कब आया, इन्होंने बोला कि सरकार के पास ऐसे बड़े बड़े कंटेनर्स होंगे नगरपालिका के पास जो उसको लेके चले जाए, जहां 10 लाख से ज्यादा वाली आबादी है ना, वहां क्या है 1.5 साल के भीतर आपको ये कराना होगा सारे के सारे काम। जहां 5 लाख से 10 लाख की आबादी है वहां 2 साल के भीतर आपको वहां पे प्रसंस्करण और निपटान की सुविधा स्थापित करानी पड़ेगी, और जिन शहरों की जनसंख्या 5 लाख से कम है वहां 3 साल के भीतर आपको ये काम कराने होंगे। ठीक, ये सारा इसमें प्रोविजन है बच्चा। तो कुल मिलाकर इस तरह की व्यवस्थाएं की गई है। ज्यादा इंफॉर्मेटिव है इसलिए मैं आज इससे ज्यादा इसको नहीं लेके जाऊंगा, थोड़ा सा आपके पास टाइम है, इस टाइम के है ना, अभी आपको 15-20 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ। कंटेंट थोड़ा इंफॉर्मेटिव है लेकिन काम का है बच्चा। अब आप ये चीज सोचो मोटा मोटा, इसको इस नजरिए से देखो, क्या आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स पता थे आज से पहले? सॉलिड वेस्ट को किस तरह से मैनेज किया जाता है, देश के अंदर कितने प्रकार के कचरे हैं, उन कचरों को हैंडल करने के लिए कितने प्रकार के नियम हैं, उन नियमों के अंदर सरकार ने क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, और क्या क्या विधिक प्रावधान है, क्या क्या दंड के प्रावधान है। तो इस देश में व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, तो हम ये सीधा ना बोले कि कुछ काम नहीं हो रहा, काम बहुत हो रहा है। अब बात है उनके इंप्लीमेंटेशन की, और इंप्लीमेंटेशन से जुड़ी जो चुनौतियां है वो सबको पता ही है। बताओ किसी का कोई टाइम है या नहीं? ओह, किसी का कोई और डाउट है या नहीं? डाउट हो तो बताओ, फिर हम आगे चलते हैं बच्चा यहाँ से, है ना, कोई डाउट है तो बताइए, फिर हम आगे चलेंगे यहाँ से। किसी का कोई डाउट हो तो बताओ। सर कांच टूटने पर उसको कहाँ फेंके, है ना, आप कांच टूटने पर उसको अलग से पैक करें, और जो आपका कचरा लेने वाला है उसको प्रॉपर बता के दे कि इसके अंदर टूटा हुआ कांच है, वो अलग से उसको हैंडल करेगा बच्चा। बच्चा ग्रीन शेड और टीन शेड में क्या है बच्चा? टीन नहीं देखी घरों के अंदर? घरों के अंदर आपने टीन नहीं देखी? भैया ग्रीन शेड तो ये है बच्चा, ये हरा सा पर्दा नहीं होता, ये वाला देखो, ये हरा पर्दा दिख रहा है आपको, ये हरा पर्दा, इसको हम बोलते हैं ग्रीन शेड। ग्रीन कवर होता है बच्चा, ये लगाना होता है, और जब वो लोहे की टीन लगती है, टीन समझ गया ना, टीन, उसको हम टीन शेड बोलते हैं, ये वाली ग्रीन शेड है। दो रीजन होते हैं इनको लगाने के बच्चा, दो रीजन होते हैं। पहली बात तो आप यहाँ कंस्ट्रक्शन करोगे बहुत सारी धूल उड़ेगी, तो ये ग्रीन शेड क्या करती है, उस धूल को रोक लेती है। और टीन शेड जैसे है भाई, आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, ऊपर से कुछ गिर गया, है ना, ईंट गिर गई, कुछ और गिर गया, तो भाई कोई बाजू से गुजरने वाले के सर पे गिर के उसका खेल खत्म ना हो जाए, तो इसलिए हमें ग्रीन शेड और टीन शेड लगानी है। पहली बात, उससे जो आपका डस्ट निकलेगा, पहली बात तो वो रुकेगा, और वो कचरा फैलेगा नहीं, वहीं का वहीं रहेगा, और लोगों को, आने जाने वाले लोगों को, सुरक्षा को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा। ये है बच्चा ग्रीन शेड और टीन शेड का कंसेप्ट। बच्चा ये तो अलग ही रूल्स आए ना सब, सारे के सारे आपके जो अलग से रूल्स है ना, ये वेस्ट, वेस्ट को कहाँ हैंडल करोगे बच्चा, सारे वेस्ट आपके ये 2016 और 2019 के रूल्स है बच्चा ये। और पूछो किसी का कोई डाउट? ठीक है, चलो मिलते हैं, परसों मिलेंगे, बाय बच्चा। सर जी एयर बेस से इतनी ज्यादा दूरी पर क्यों होता है?